अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब है, इसलिए आवाज़ मेरी थोड़ी सी स्लो होगी। और कल के नावल को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक न्यू नावल लेके आई हूँ, एक तेरे वास्ते बाय आसमा सईद। आई होप कि आपको ये नावल भी पसंद आएगा और आपके साथ मुझे भी आएगा। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं इसका। मैं देखती हूँ, ऐसे मैंने पिन किया हुआ है। चले जी स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि मेरी पेन नहीं ठीक, इसलिए मैं चाह रही हूँ जल्दी जल्दी एंड कर दूँ बस। कभी हम तुम मिले थे इन बारिश के हसीन लम्हों में, मगर अब भीगते हम इन्हीं यादों की बारिश में। जहाँ हमने मोहब्बत के हसी ख्वाबों को पाया था, कभी तो आ मिलो हमसे इन्हीं झरनों की बारिश में। कभी आओ तो यूं आओ भुला के सारी दुनिया को, कि दो रूहें मिले जैसे हसीन फूलों की बारिश में। सूरज गरूब होने के दर पर था, हर तरफ बादलों की सुर्खी माइल ने घेरा हुआ था। वो अपने बागीचे में बैठी, हाथ में डायरी पकड़े अपनी सोचों में मगन, अपनी डायरी के सफ़ात को अपनी रंगीन शायरी से भर रही थी। हर उड़ते परिंदे चहचहाहट के साथ इसकी शायरी की दाद देते गुजर रहे थे, और ऐसे ही ढलती शाम में अपना सुकून तलाश करती थी। लेकिन इसे क्या खबर थी कि जिस सुकून को वो अपने अंदर महसूस कर रही है, इसे बर्बाद करने वाले यहाँ बहुत हैं। वो अपने ख्यालों में गुम, वो अपनी शायरी को मज़ीद आगे बढ़ाने का सोच रही थी। कभी तो आ मिलो हमसे इन झरनों की बारिश में, तुम भी नहीं आए और बारिश भी रूठ गई हमसे। कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए, थोड़ी के नीचे पैन रखे, अभी वो रूठी बारिश से शिकवा कर रही थी कि सर्दियों की इस ठंडी शाम में साफ नीले आसमान के साथ इस नाजुक से सिनफ पर बारिश बरस पड़ी थी। हाय अल्लाह, ये बारिश कहाँ से आ गई, और बारिश थी भी बहुत तेज़, जैसे बादल का टुकड़ा इसके सर पर आकर बरस रहा हो। मेराल एक पल में अपनी तमाम शायरी और जज्बात समेत भीग चुकी थी। इसने फ़ौरन अपने दाएं बाएं जानिब देखा तो वहाँ तो जैसे बारिश का एक कतरा भी ना था, और होता भी कैसे, ये बारिश तो घर के लाडले हमजा अली ने की थी, जो टेरिस पर खड़ा अपनी आपी पर अपनी मोहब्बत की बारिश बरसा रहा था। मेरा आल की नज़र जैसे टेरिस पर गई, हमजा किसी जादूगर की तरह वहाँ से गायब हो गया था। हमजा, तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। मेरा आल को होश कहाँ रही थी कि वो अपनी रूठी बारिश को मना सके। अब बस हमजा की शामत का वक्त आ गया था। हमजा छोटे, सामने आओ मेरा आल ऊंची आवाज़ में बोल रही थी, और साथ ही हमजा के कमरे की तरफ जा रही थी। तभी सामने फ़रख बेगम नमदार हुई। मेरा आल, क्या हाल बनाया हुआ है अपना, कुछ होश है तुम्हें? इतनी सर्दी में तुमने अपने आप को गीला क्यों कर रही हो? फ़रख बेगम ने मिराल को सर से लेकर पाँव तक देखा। जर्सी पहनने की वजह से मिराल की कुछ बचत हो गई थी, लेकिन बालों पर पानी गिरने से बाल चेहरे पर चिपक गए थे। चच्ची, ये मुझे नहीं, आप अपने लाडले से पूछे जो मेरे ऊपर बिन बुलाए बारिश बरसा कर आया है। इसे तो मैं अब छोड़ूंगी नहीं। मिराल ये कहकर जैसे आगे बढ़ी, फ़रख बेगम ने मिराल का हाथ पकड़ा। मिराल, पहले जाकर कपड़े तब्दील कर लो, सर्दी लग जाएगी। इसको तो मैं बाद में पूछती हूँ, फ़रख बेगम ने नहायत प्यार से कहा। तो मिराल मज़ीद कुछ कह ना सकी, और वो कभी भी अपनी चाची की बात को टालती नहीं थी, और फ़रख बेगम ने भी तो मिराल और अनवाल को अपनी बेटियों जैसा समझा हुआ था। ज़हीर अली के ख़ानदान में टोटल 3 अफराद थे, 2 बेटे 1 बेटी। बड़ा बेटा तलत अली, इससे छोटी फ़रीदा बेगम और इससे छोटा तैमूर अली। ज़हीर अली के तीनों बच्चों में 2 से 3 साल का फ़र्क था, इसलिए ज़हीर अली और इनकी बेगम सोबिया ने अपने तीनों बच्चों की शादी एक साथ की थी, और इन सबकी शादी ज़हीर अली के दोस्त के बच्चों से हुई थी, जिनका घर ज़हीर अली के घर के साथ था। फ़रीदा बेगम चूँकि अकेलौती थी और लाडली भी, इसलिए ज़हीर अली और सोबिया बेगम ये नहीं चाहते थे कि इनकी बेटी इनकी आंखों से दूर हो जाए। इसलिए ज़हीर अली ने अपने दोस्त मुनव्वर शाह के बेटे के साथ अपनी बेटी को ब्याह दिया और इनकी दोनों बेटियों को अपने घर ले आए। लोगों ने मना किया कि इस तरह से रिश्ते ख़राब होते हैं, लेकिन ना तो ज़हीर साहब मानने को तैयार थे और ना मुनव्वर शाह। इनको अपनी दोस्ती और बच्चों पर मान था, लेकिन इन्हें क्या पता था कि मान टूटने पर आए तो एक सेकंड भी नहीं लगता। ज़हीर अली के सब बच्चों को अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा था, लेकिन तल्लत अली घर का बड़ा बेटा बड़ा होने के बावजूद भी शादी के 4 से 5 साल गुजरने के बाद भी वो औलाद जैसी नेमत से महरूम रहे। और तैमूर अली को अल्लाह ने 2 बेटों से नवाजा था, बड़ा बेटा अहमद और छोटा हमजा। घर वालों को खुशी का कोई ठिकाना न था। जब तैमूर अली के घर पहला बेटा हुआ था, दूसरी तरफ फरीदा भी उम्मीद से थी। अभी घर वाले इसी खुशी को मना रहे थे कि फरीदा बेगम को भी अल्लाह ने बेटे जैसी नेमत से नवाजा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। देखते देखते ज़हीर अली हाउस में ऐसा भूचाल आया कि सबके चेहरों पर खामोशी और आंखें भीग चुकी थी। और इसी सूरत हाल में सोबिया बेगम इस दुनिया
फ़ानी से कूच कर गई थी। नतीजा ये निकला कि फ़रीदा बेगम का ज़हीर अली के घर आना जाना बंद हो चुका था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह के घर देर ज़रूर होती है, लेकिन वो अपने बंदों को नाउम्मीद नहीं करता। साबरा बेगम और तलत अली का सब्र अल्लाह को बहुत पसंद आया और इनकी शादी के 5 साल बाद अल्लाह ने इन्हें मिराल जैसी रहमत अता फरमाई थी। इस खुशी को सुनकर जहाँ पूरा घर धमक उठा था, वहीं ज़हीर अली की आंखें एक पल के लिए नम हो गई थी। सोबिया बेगम अपने बड़े बेटे की औलाद को देखे बिना इस दुनिया से चली गई थी। मिराल की पैदाइश पर सब बहुत खुश थे। वहाँ साथ वाले घर में फरीदा बेगम अपने गुनाहों की माफ़ी रो रो कर अल्लाह से मांग रही थी। मिराल के पैदा होते ही से 5 साल अरमगान शाह ने मिराल को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़कर अपनी गोद में ले लिया था और मिराल जो दूध की तरह सफ़ेद अपनी बड़ी घनी पलकों को उठाकर मंदी मंदी आंखों से अरमगान शाह को की तरफ देखा और साथ ही दोबारा आंखें मूंद ली। इतनी प्यारी गुड़िया को देखकर अरमगान शाह के दिल में एक हसीन ख्वाब ने जगह बना ली थी। वो इसी खुशी में भागता हुआ अपने घर की तरफ आया और अपनी माँ को आकर ये खबर सुनाई थी कि इसकी एक छोटी गुड़िया कज़न इस दुनिया में आई है। मुनव्वर शाह के घर में अगर किसी को इजाज़त थी ज़हीर अली के घर आने की, तो वह सिर्फ अरमगान शाह था, जो दिन के 2 घंटे और सिर्फ रात को ही अपने घर जाता था। अरमगान शाह के मुँह से ये बात सुनकर फरीदा बेगम की आंखों में आंसू छलक पड़े थे, रुके आंसू आई थिंक। मिराल अभी 3 साल की हुई थी कि तलत अली को अल्लाह ने अपनी एक और नेमत से नवाजा था और वो अनवाल थी। आई थिंक कुछ हुआ है पास्ट में जो एक दूसरे के घर नहीं जा रहे। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था और इसे गुजरना ही था। मिराल कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाना शुरू हो गई थी और अनवाल हाई स्कूल में थी। दूसरी तरफ अहमर और अरमगान शाह ने यूनिवर्सिटी ख़त्म करके अपना अपना ख़ानदानी बिजनेस ज्वाइन कर लिया था, जो दोनों फैमिलीज़ का ज्वाइन था। अल्लाह, ये बिजनेस कदी ज़िंदगी साड़ी जान नहीं छड़नी कहने। अनवाल की पैदाइश के 4 साल बाद ही तैमूर अली को अल्लाह ने एक और बेटे से नवाजा था, जो अभी 6ठी क्लास में पढ़ रहा था। फ़रह बेगम अपने बेटों से ज़्यादा अपनी बहन की बेटियों से ज़्यादा मोहब्बत करती थी, जिसका दुख अहमर को तो था ही, लेकिन हमजा अपने हिस्से की तवज्जो न पाकर सारा गुस्सा मिराल और अनवाल पर अपनी शरारतों से निकालता था। सभी बच्चों को इस हकीकत से अनजान रखा हुआ था कि फरीदा पप्पो इनके घर क्यों नहीं आती, सवाए अरमगान शाह के, क्योंकि वो अपनी माँ को रात को उठ कर रोते देखता था। अरमगान शाह के वालिद वसीम शाह ने अपनी बेगम से बहुत प्यार और मोहब्बत ख़त्म कर दिया था, जो इन्हें शादी के दिन से लेकर अरमगान शाह की पैदाइश तक था। वो अब अपने काम में मसरूफ़ रहते थे। मुनव्वर शाह की वफ़ात के बाद वसीम शाह ने अपने बेटे को इस काबिल बना दिया था वो अच्छे और बुरे लोगों में फ़र्क कर सके, और इसकी तरबियत उन्होंने खुद की थी। और फरीदा बेगम के हवाले अपने बेटे को छोड़कर वो अब दोबारा वो गलती नहीं कर सकते थे जो 24 साल पहले हुई थी। वो अरमगान शाह को हर रिश्ते की अहमियत समझा चुके थे। रॉयल ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहने, टाई ढीली किए वो किसी फाइल में गुम था जब अहमद इसके रूम में आया। यार अरमगान, मेरा एक काम तो कर दो। अहमद ने आते ही नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर दिया। अरमगान शाह जहाँ खामोश तबीयत का मालिक था, वहाँ अहमद इसके बरक्स शौक तबीयत का मालिक था। सॉरी अहमद, मेरी आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है और बाबा जान ने सख्ती से कहा है कि मैं इस मीटिंग में लाजमी जाऊँ। अरमगान शाह ने वही फाइल पर नज़र जमाए ही कहा, ऐसा ना कहो अरमगान, सिर्फ तुम ही मेरा दुख समझ सकते हो। देखो ना, मेरी बहनें भी नहीं हैं और मुझे बहनों के फ़राइज़ पूरे करने पड़ रहे हैं। मेरे क्लाइंट मेरे ऑफिस में बैठे हैं और अम्मी की कॉल आ गई है कि जाकर मिराल को यूनिवर्सिटी से पिक कर लूँ। अहमद से जैसे मिराल का नाम सुना, इसकी नज़रें वही फाइल को पढ़ते वही चमकी थी। अहमद भी अरमगान शाह के बोलने का इंतज़ार कर रहा था कि वो कुछ कहे कि जाना है कि नहीं। इतने में अरमगान शाह ने फ़ौरन फाइल को बंद किया और टेबल पर बड़ी गाड़ी की कीज़ और मोबाइल उठाते बाहर को बढ़ा। बस पसंदीदा हस्ती का नाम ले लो और बंदा ये जा वो जा। कहाँ जा रहे हो अरमगान, मुझे तो बता दो, क्या मेरी मदद ना करोगे? अहमद ने बाहर जाते हुए अरमगान शाह को कहा, मिराल को लेने जा रहा हूँ। मुख्तसर सा जवाब देकर अरमगान शाह कमरे से बाहर निकल चुका था, लेकिन इसकी जो मीटिंग थी वो अहमद ने माथा मसलते हुए खुद से कहा, लेकिन अब वहाँ अहमद की कन्फ्यूजन दूर करने वाला कोई नहीं था। मिराल की यूनिवर्सिटी पहुंचकर अरमगान शाह गाड़ी में बैठे इसी का इंतज़ार कर रहा था जब मिराल यूनिवर्सिटी से बाहर आई। मिराल ने यूनिवर्सिटी से बाहर आकर अहमद की गाड़ी देखी, लेकिन वो इसे कहीं भी नज़र नहीं आई। तब भी अरमगान शाह ने जैसे अपनी गाड़ी का हाथ दिया। मिराल ने आंखें सुगेरते हुए अरमगान शाह की गाड़ी की तरफ देखा। तुम मुझे आज कैसे लेने आ गए हो? गाड़ी में बैठते ही जैसे मिराल ने कहा, अरमगान शाह का हाथ स्टीयरिंग पर मजबूत हो गया था। पिछले 3 सालों से अरमगान शाह मिराल को ये समझाने की कोशिश में लगा हुआ था कि वैसे 5 साल बड़ा है और वैसे तो तुम कहकर मुखातिब ना किया करे, लेकिन वो भी मिराल अली थी जिसकी अपनी दुनिया थी और इसके अपने हिसाब किताब थे। वो हर बार अरमगान शाह को ये कहकर टाल देती कि मैं हूँ तो तुम्हारे बड़े मामू की बेटी, तो रिश्ते के लिहाज से मैं तुमसे बड़ी हूँ। और यही हिसाब किताब सुनकर अरमगान शाह सर पकड़ कर रह जाता था। और आज भी जब मिराल ने अरमगान शाह को आते ही तुम कहा, वो बस अपना गुस्सा स्टीयरिंग पर ही निकाल सका था। मिराल गाड़ी में बैठते ही अपने बैग
के अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी जब इसे अपने पास एक अनजानी खुशबू आई और अगले लम्हे ही मिराल के जैसे धड़कन रुक गई थी। मिराल ने फौरन बैग से मुंह निकाल कर ऊपर किया तो उसकी नजरें अरमगान शाह से टकराई। अरमगान शाह की भूरी आंखें जब मिराल की सियाह आंखों से मिली तो दोनों एक लम्हे को वहीं रुक गए। मिराल को यूं साकित देखकर अरमगान शाह के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। सीट बेल्ट। अरमगान शाह ने जैसे ही अपने मुंह से ये अल्फाज अदा किए मिराल इस सहर अंगेज माहौल से वापस आ गई थी जिसमें वो खो चुकी थी। हाँ तो मैं खुद भी तो लगा सकती हूँ, मिराल ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा तो अरमगान शाह ने सीट बेल्ट से हाथ हटा लिया। तुम मसरूफ़ थी तो मैंने सोचा मैं खुद बड़ों की खिदमत कर लूँ। अरमगान शाह की तंज़िया बात मिराल समझ चुकी थी। इसने बेल्ट लगाते हुए आंखें सुकेट कर अरमगान शाह की तरफ देखा जो अपने वार पर बहुत मुतमईन दिखाई दे रहा था। आ गई मेरी बच्ची, साबरा बेगम ने मिराल के घर आते ही कहा। साथ अरमगान शाह भी था। जैसे साबरा बेगम ने कंधे पर प्यार देते हुए अंदर आने का कहा, लेकिन जैसे अरमगान शाह ने ड्राइंग रूम में कदम रखा वही रुक गया था जब सामने तल्लत अली को बैठे देखा। नहीं फूफो, मैं फिर आ जाऊँगा। अरमगान शाह की बात पर साबरा बेगम एक सरता भर कर रह गई थी। ठीक है बेटा, और वो बस इतना ही कह सकी थी। अरमगान शाह ने अपने कदम जैसे ही वापस लिए सामने से ज़हीर साहब नजर आए जो अरमगान शाह की तरफ ही आ रहे थे। क्यों भाई, तुम वापस क्यों जा रहे हो? आओ एक कप चाय का पीते हैं। ज़हीर अली की बात पर अरमगान शाह चुप कर गया था। मिराल अपने कमरे में चली गई थी और अरमगान शाह ज़हीर अली के साथ ड्राइंग रूम की तरफ चला गया था। माशाल्लाह, आज तो बड़े लोगों ने काफ़ी वक्त के बाद अपनी शक्ल दिखाई है। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही तल्लत अली की नज़र जैसे अरमगान शाह पर पड़ी वो फ़ौरन बोल पड़े और इसी वजह से अरमगान शाह तल्लत अली का सामना नहीं कर रहा था। और अब ये बात सुनकर अरमगान शाह को अफसोस हो रहा था कि बंदर आया ही क्यों। बस बड़े मामू, काम आजकल बहुत ज़्यादा है इसलिए, अरमगान शाह ने नहायती अदब से कहा और साथ वाले सोफे पर बैठ गया था। तुम क्या बड़े मेरे नवासे को हर वक्त टोंट मारते रहते हो? खुद भी तो 4-4 दिन के बाद अपनी शक्ल दिखाते हो। ज़हीर अली ने अरमगान शाह की तरफ से जवाबी कार्रवाई की क्योंकि वे जानते थे कि अरमगान शाह पूरे ख़ानदान में बस एक ही फर्द से डरता था और वो तल्लत अली था। बस बाबा जान, आप अपने नवासे की तरफदारी में लग गए, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। तल्लत अली ने अपने ऑफिस की फाइल समेटी और ड्राइंग रूम से बाहर चला गया था। तल्लत अली के जाते ही ज़हीर अली के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन अरमगान शाह सर दाबर कर रह गया था। मेरे बहादुर बच्चे, क्यों डरते हो अपने बड़े मामू से? ज़हीर अली ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए अरमगान शाह की तरफ देखा तो अरमगान शाह हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो क्या बताता कि वो इनसे बहस करके वो अपने आने वाले रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहता था। अक्लमंद दूर की सोच रहा है। हमजा अपने रूम से फुल स्पीड के साथ बाहर आ रहा था और इसके पीछे मिराल थी। अरमगान शाह जैसे ड्राइंग रूम से बाहर निकला, हमजा अरमगान शाह को देखकर इसके पीछे छुप गया था। अरमगान भाई, प्लीज़ मुझे चुड़ैल से बचा लें प्लीज़, अब मेरी ज़िंदगी आपके हाथों में है। अरमगान अभी हमजा की बात सुन रहा था और इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि ये चुड़ैल किसको कह रहा है। तब इसने अपने सामने भगाते हुए आती मिराल को देखा, भागते हुए, जिसके बाल इसके कंधों पर आ रहे थे और हाथ में कुशन पकड़ा हुआ था। हमजा, तुम अपनी बड़ी आपी को चुड़ैल कह रहे थे? अरमगान शाह ने लफ्ज़ों को दबा दबा कर कहा तो हमजा ने झरझरी ली। प्लीज़ भाई, अभी बचा ले, आइंदा नहीं कहूँगा, पक्का प्रॉमिस। हमजा ने हथियार डालते हुए कहा। अरमगान, तुम पीछे हट जाओ, आज ये मेरे हाथों से शहीद हो जाएगा। इस दिन इसने मुझ पर बिन बुलाई बारिश कर दी और आज मेरे कमरे को मैदान जंग बना दिया है। मिराल के यूनिवर्सिटी से आने से पहले हमजा ने अपनी इस दिन की डांट का बदला मिराल के कमरे की हालत बिगाड़ कर लिया था और जो ही मिराल ने आते अपने कमरे का हाल देखा इसका मीटर 200 डिग्री तक पहुंच चुका था। इससे पहले मिराल कुछ और कहती अरमगान, जो इसके सर पर नजरें जमाए खड़ा था, सरापे भर आई थी। मिराल इसकी नज़रों की शिद्दत को खुद पर महसूस करते हुए इसकी बोलती वही बंद हो गई थी। कुछ और कहना है? अरमगान शाह ने जब मिराल को ऐसे कंफ्यूज होते देखा तो अपना गला साफ करते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा तो मिराल पाँव ज़मीन पर पटकती अपने कमरे की तरफ भड़क गई। वाह अरमगान भाई, आपने ऐसा क्या कर दिया जो मिराल अभी बगैर कुछ कहे चली गई? हमजा ने अरमगान शाह के सामने आते हुए कहा जो मिराल को अंदर जाते हुए देख रहा था। छोटे, तुम्हारी शरारतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब अगर अपनी आपी को तंग किया ना तो फिर तुम्हें मैं ही सजा दूंगा। अरमगान शाह ने हमजा का कान पकड़ते हुए कहा। अब नहीं तंग करूंगा, प्लीज़ अरमगान भाई, छोड़ दे मेरा कान, दर्द कर रहा है। हमजा ने आंखें बंद करते हुए कहा तो इसका सफ़ेद रंग सुर्ख पड़ रहा था और हमजा के गोल गोल गालों पर पड़ने वाले टिम्पल ने अरमगान शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई थी। चलो भागो यहाँ से, अरमगान शाह ने हमजा का कान छोड़ते हुए कहा तो वो 120 की रफ्तार से वहाँ से भाग गया था। अरमगान शाह जैसे बाहर आया, गेट के पास ही अनवाल हाथ में किताब पकड़े, चेहरे पर चश्मा लगाए, किताब को घूरने पर लगी हुई थी। अरे अनवाल, तुम यहाँ गेट के पास क्यों खड़ी पड़ रही हो? अरमगान शाह के यूं कहने पर अनवाल ने अपना चश्मा ठीक किया और अपने सीधे हाथ की पहली उंगली से अरमगान शाह को अपने पास आने का कहा और साथ ही इतकी देखा। अनवाल की सरकत पर अरमगान शाह के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट आ गई। यही तो इसके अपने थे जिनमें वो रहकर बहुत खुश होता था।
लेकिन जैसे इमरान शाह ने अनवाल के पास अपना कान लेकर गया और अनवाल जैसे जैसे इमरान शाह को बता रही थी, इमरान शाह के चेहरे पर आई मुस्कुराहट गायब हो रही थी। मैंने अपना काम कर दिया है, बाकी जो करना है अपने करना है, और अपने वादे के मुताबिक अब मुझे नया लैपटॉप चाहिए। अनवाल ने नहायती संजीदगी से कहा। मिल जाएगा तुम्हें। इमरान शाह के तो जैसे कदमों तले ज़मीन ही निकल गई थी। वो वहाँ नहीं रुका था और बड़े कदम उठाता हुआ अपने घर से बाहर आ गया था। मिराल जैसे कमरे में आई, इसकी दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हुए इसने खुद को देखा। मिराल, मिराल देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। 12 साल अरमगान हाथ में 2 छोटे-छोटे गजरे पकड़े 6 साल की मिराल के पास आया, जो लॉन में बैठे अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। ये तो बहुत प्यारे हैं। मिराल ने झट से अरमगान शाह के हाथों से वो गजरे पकड़े थे। मेरे लिए है ना? मिराल ने अपने छोटे-छोटे हाथों से गजरे पहनने की कोशिश करी थी, जिसे देखते हुए अरमगान शाह ने मिराल के हाथों से वो गजरे पकड़ते हुए मिराल की नाजुक कलाई को अपने हाथों में लिया। हाँ, ये तुम्हारे लिए हैं और मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाए हैं। इमरान शाह ने जैसे कहा, इमरान ने आगे बढ़कर इमरान शाह का गाल चूमा, जिस पर इमरान शाह एकदम चौंक गया था। थैंक्स इमरान, तुम बहुत अच्छे हो। मिराल की इस तरह बोलने पर जहाँ पहले इमरान शाह चौंका था, वहाँ मुस्कुरा दिया था। शीशे के सामने खड़े मिराल अपने माजी में खोई हुई थी। चेहरे पर मुस्कुराहट आते ही इसने अपने कदम अपनी अलमारी की तरफ बढ़ाए और इसे खोलते ही अपनी अलमारी में रखे बुक्स को निकाला, आई थिंक बॉक्स को, जिसमें वही गजरे पड़े थे, जिसके फूल तो सूख चुके थे, लेकिन इसमें मोहब्बत और अपनायत की खुशबू अभी भी थी। अरमगान शाह जैसे ही ऑफिस पहुंचा, इसका चेहरा मुरझाया हुआ था। तुम्हें क्या हुआ है? जैन और अहमद, जो पहले से इसके कमरे में मौजूद थे, अरमगान शाह को देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, जवाब मुख्तसर देकर अरमगान शाह कुर्सी पर बैठ गया। तुम मिराल को लेने गए थे ना? इसने कुछ कहा है तुम्हें? अहमद ने अपना खर्चा बयान करते हुए कहा, क्योंकि वो मिराल की आदत से वाकिफ था। नहीं यार, इस बेचारे ने मुझे क्या कहना है? अरमगान के यूँ कहने पर अहमद की तो आंखें बाहर आ गई थी। तुम्हें तो वो बेचारी लगेगी ना? अहमद ने बुरा सा मुंह बनाया था। अहमद और जैन अरमगान शाह की दिल की हालत से अच्छे से वाकिफ थे। अहमद तो शुरू से जानता था कि अरमगान शाह मिराल को पसंद करता था, और जैन जब इनके ग्रुप में शामिल हुआ था तब से वो भी जानता था। अच्छा अरमगान, अब बता दो, यूं हमारा भी दिल डूब रहा है, जैन ने कहा तो अरमगान शाह ने एक सरता भरी। चेहरे पर आई हल्की हल्की दाढ़ी पर अरमगान शाह ने हाथ फेरा और अपने सामने बैठे दोनों की तरफ देखा। वो कैसे अपनी मोहब्बत को इन दोनों के सामने डिस्कस करता? कोई बात नहीं यार, बस आज मीटिंग थी तो वो अटेंड नहीं कर सका, तो डैड की तरफ से थोड़ी क्लास लग गई थी। अरमगान शाह ने बात को टालते हुए कहा, तो दोनों ने इसकी तरफ देखा। जैन तो अरमगान शाह की बात का यकीन कर गया था, लेकिन अहमद को अरमगान शाह की बात का यकीन नहीं आ रहा था। वो जानता था कि अंकल एक मीटिंग अटेंड ना करने पर इसे डांट नहीं सकते। अच्छा ये बात है, तो फिर तुम्हें तो तन्हाई की ज़रूरत होगी। चलो जैन, हम चलते हैं। अहमद ने मौके की मुनासबत से जैन को वहाँ से लेकर जाना ही बेहतर समझा था। दोनों के जाने के बाद अरमगान शाह ने कुर्सी की पीठ से टेक लगाई और किसी भी हाल में अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं हो सकता था। यही सोचते हुए इसने आगे क्या करना है वो लाइला मल तैयार किया था। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? अहमद को जो बेचैनी लगी थी, वो जब तक इसे पता नहीं चल जाता, आराम से बैठने वाला नहीं था। लाज़मी घर में कुछ हुआ है, इसलिए अरमगान शाह का मूड ऑफ है, मुझे मालूम करना पड़ेगा। अहमद ये सोचते हुए जैसे अपनी माँ के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए, अंदर से आती आवाज़ सुनकर वहीं रुक गया था। बड़ी आपी, आप देख लें, भाई साहब गुस्सा ना कर जाएं। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि मिराल हमारी बहू बने। मुझे और अहमद के बाबाजान को तो कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन बड़े भाई को तो आप जानती हैं, इनका गुस्सा आज तक ख़त्म नहीं हुआ। फ़रक बेगम ने जैसे कहा, अहमद के तो पाँव में आग लग गई थी। पाँव में आग लग गई? वैसे मैंने दिल का सुना था। ये किसकी शादी की बात चल रही है? अहमद के अंदर आते ही साबरा बेगम और फ़रक बेगम खामोश हो गई थी। अच्छा फ़रक, मैं रात के खाने का देख लूँ। अहमद को ऐसे बोलते देखकर साबरा बेगम वहाँ से खामोशी से चली गई। तुम्हें किस दिन तमीज़ आएगी? हाँ, पता नहीं चलता कि कौन बैठा है और कौन नहीं, और तुम्हारी ताई के साथ साथ तुम्हारी बड़ी खाला भी है। फ़रक बेगम ने अहमद के कान खींचते हुए कहा। अरे अम्मी छोड़े, मेरे कान में छोटा बच्चा नहीं हूँ, 24-25 साल का खूबरू जवान हूँ। अब तो मेरी उम्र का लिहाज कर लिया करें। अहमद की बात सुनकर फ़रक बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, जिससे वो फ़ौरन लबों में दबा गई थी। तुम दोनों पता नहीं कब सुधरोगे? फ़रक बेगम ये कहते हुए अलमारी की तरफ बढ़ी। अम्मी, अगर आप मिराल की शादी के बारे में सोच रही हैं तो मेरा साफ जवाब है, मैं इस नकचड़ी और मुंह फट लड़की से कभी शादी नहीं करूँगा। अहमद अपनी माँ के सामने आते हुए इसका रास्ता रोका। पागल तो नहीं हो गया अहमद तुम? मैं अपनी फूल जैसी बेटी तुम जैसे फारिग इंसान से क्यों ब्याह कर लाऊंगी? तुम्हारे लिए मैंने कुछ और सोचा है। फ़रक बेगम की बात पर जहाँ अहमद के दिल को तसल्ली हुई थी, वहीं दूसरी बात पर इसकी आंखें सिकुड़ गई थी। क्या मतलब अम्मी? और कौन है बताएं मुझे? इतना तो मुझे पता है कि इस खानदान से बाहर आप मेरी शादी करने वाली नहीं, तो और कौन हो सकती है? मुझसे पूछ लो भाई, मुझे एक्सपीरियंस हो गया नावल पढ़ पढ़ के। किसकी शादी किसके साथ होगी? शायद नवाल हो।
अहमर को जिस बात का डर था अपनी माँ की बात सुनकर इसके होश उड़ गए थे। नवाल है ना मेरी प्यारी सी बच्ची, वो समझदार है। फ़र्क बेगम को पता था कि ये बात सुनकर अहमर का क्या रिएक्शन होगा, इसलिए वो चेहरा दूसरी तरफ मोड़ गई। अम्मी ये क्या बात कर दी? अनवाल मुझसे 7-8 साल छोटी है और तो और अभी पढ़ रही है। मैं इस चश्मिश से कभी शादी नहीं करूंगा। अहमर को तो ये सुनकर ठंडे पसीने आ रहे थे। कोई छोटी नहीं है, अगले महीने इसका कॉलेज खत्म हो जाना है और दूसरी तरफ मिराल की यूनिवर्सिटी। बस हम यही सोच रहे हैं कि मिराल की शादी पर तुम दोनों का निकाह करते हैं। रुखसती अनवाल की तालीम खत्म होने पर कर देंगे। फ़र्क बेगम ने अपनी सारी प्लानिंग अहमर को बताई जो बुत बने खड़ा था। अम्मी मैंने कभी भी अनवाल को इस नज़र से देखा ही नहीं है। आप बात क्यों नहीं समझ रही? अब की बार अहमर ने मायूसी से कहा। वो जानता था कि जो फैसला हो चुका है इसे कोई अब तब्दील करने का सोच भी नहीं सकता। ये कोई जवाज़ नहीं है अहमद, जो रिश्ता अल्लाह ने हमारे लिए हलाल और जायज़ रखा है हम इस पर कैसे कोई बात कर सकते हैं? अनमार तुम्हारी कज़िन है, वो तुम्हारी सगी बहन नहीं है और तुम्हारे बाबा जान को भी इस पर कोई इतराज़ नहीं है। बस रमज़ान शुरू होने से पहले ही तुम दोनों का कुछ ना कुछ कर देना है। वो तो हमज़ा छोटा है इसलिए मुझे ये सोचना पड़ा, नहीं तो मैं अपनी दोनों बेटियों को कहीं और जाने ना देती। फ़र्क बेगम अब आराम से आकर बेड पर बैठ गई थी। अम्मी प्लीज़ एक बार फिर सोच लें। अहमद आकर फ़र्क बेगम के कदमों में बैठ गया। बिल्कुल भी नहीं, चलो मुझे किचन में जाने दो, वो काफ़ी काम है। फ़र्क बेगम जैसे उठने लगी तो अहमद को याद आ गया कि वो आया किस काम से था और अब अपने ही चक्करों में भूल गया था। अच्छा ठीक है जो आप कहें, लेकिन मुझे ये तो बता दें कि मिराल की शादी किससे करने जा रही हैं? अहमद की बात सुनकर फ़र्क बेगम जो जाने के लिए बेड से उठी थी वहीं ठंडी हवा भरकर दोबारा बैठ गई थी। अब क्या बताऊँ, मेरा और बड़ी आपी का तो बहुत दिल है कि मिराल अरमगान शाह की दुल्हन बने, लेकिन बड़े भाई ये बात नहीं मानेंगे। इनके कोई दोस्त है, इनका बेटा है, अच्छा पढ़ा लिखा है, बिज़नेस भी अपना है, ज़ात भी अपनी ही है, तो वो चाह रहे हैं कि मिराल का रिश्ता वहाँ करते हैं। अब देखो क्या होता है। फ़र्क बेगम अफसरदा चेहरा लिए वहाँ से उठ गई थी। अहमद को तो ये सुनकर शौक लगा था। अम्मी कब आ रहे हैं मिराल को देखने? अहमद को अपना गम भूल कर रमज़ान शाह की पड़ गई थी। परसों आ रहे हैं। फ़र्क बेगम ने जाते जाते अहमद की बात की तरफ देखे बगैर कहा और कमरे से बाहर आ गई। तो ये बात थी जिस वजह से रमज़ान इतना परेशान था। मुझे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो अपने लिए ही कुछ नहीं कर पा रहा है। अहमद ने नवाल का सोचते हुए झिरझिरी ली और कब-कबाते हुए कमरे से बाहर आ गया। ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे चुड़ैल से इसकी शादी होने वाली है। ऐसे झिरझिरी ले रहा है। डैड मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, आप फ्री हैं? अरमगान शाह ने घर आते ही अपने डैड को स्टडी रूम में देखा तो वहीं चला आया। हाँ मैं फ्री हूँ, आओ बैठो। आओ बेटा। वसीम शाह ने हाथ में पकड़ी किताब को साइड पर रखते हुए कहा तो अरमगान शाह वसीम शाह की सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। हाँ बोलो क्या है? वसीम शाह ने अरमगान का चेहरा देखा जो उतरा हुआ था। डैड मैंने आज तक आपसे कोई बात नहीं छुपाई और आप भी ये जानते हैं कि मेरे दिल में मिराल के लिए क्या जज्बात हैं। बस इसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी कि आप बस कर दें ये ख़ानदानी झगड़े और नाराज़गी। आप बड़ों की गलतियाँ हम बच्चे क्यों बर्दाश्त करें? मेरा क्या कसूर है? अरमगान शाह आज पहली बार अपने डैड के सामने अपना कंट्रोल खो रहा था। रिलैक्स अरमगान रिलैक्स। मुझे बताओ हुआ क्या है? वसीम शाह अपने बेटे को अच्छे से जानता था और वो जानता था कि ये वक्त एक दिन ज़रूर आएगा जब इस खानदान की नाराज़गी इसके बेटे के चेहरे पर उदासी ले आएगी। लेकिन वो भी तल्ला तल्ली की ज़िद के आगे मजबूर था। आखिर वो भी अपना आना रखता था। डैड मेरे बड़े मामू मिराल की शादी कहीं और करने का सोच रहे हैं और परसों मिराल को वही लोग देखने आ रहे हैं और मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी मिराल किसी और की हो जाए। वो मेरा बचपन का ख्वाब और मोहब्बत है। अनगान शाह ने जैसे कहा। वसीम शाह ने एक सरदाबरी तो ये बात है। मैं तुम्हारी बड़ी फूफो से बात करता हूँ तो फिक्र मत करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। वसीम शाह ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए इसे तसल्ली दी। लेकिन डैड अगर बड़े मामू नहीं माने तो? अनगान शाह ने गहरा सांस लेते हुए कहा। तो बेटा मैं इससे आगे कुछ नहीं कर सकता। वसीम शाह के लहजे में मायूसी थी। लेकिन तब आप अपने बेटे का साथ तो दे सकेंगे ना? अरमगान शाह की बात सुनकर वसीम शाह ने हैरत से इसे देखा। डैड अगर मैं कोई कदम उठाता हूँ, अगर बड़े मामू नहीं माने तो क्या आप मेरा साथ देंगे? अरमगान शाह की बात पर वसीम शाह के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपने बेटे की सोच को समझ सकता था। हाँ मैं साथ हूँ तुम्हारे, वसीम शाह ने कहा। मैं भी अपने बेटे की खुशी के लिए इसके साथ खड़ी होंगी। फरीदा बेगम जो दरवाजे के पास खड़ी कब से बाप बेटे की बात सुन रही थी, आगे बढ़कर इसके सर पर प्यार देते हुए कहा। जिस पर जहाँ अरमगान शाह ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए इसे चूमा, वहीं वसीम शाह अपनी बीवी की तरफ देखकर अफसोस में नफी में सर हिला कर रह गए थे, जिसे फरीदा बेगम ने नोट कर लिया था। मिराल अपने कमरे में मौजूद थी जब साबरा बेगम इसके पास आई। मिराल बेटी पढ़ रही हो? मिराल ने अपने हाथ में पकड़ी किताब को बंद करते हुए साबरा बेगम की तरफ देखा। नहीं अम्मी जान, मैं बस ऐसे ही बैठी थी। आप आए। मिराल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मिराल कल हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं तो तुम थोड़ा तैयार हो जाना। तुम्हारे बाबा जान के दोस्त की फैमिली है तो वो हमें अच्छे से इनसे मिलना है। साबरा बेगम ने मिराल को कहा और मिराल ने मुस्बत पे सर हिलाया। तल्ला तली के दोस्तों में अक्सर इनकी फैमिलीज इनके घर आया करती थी, इसलिए मिराल को ये बात ज़्यादा अनोखी नहीं लगी थी। मिराल बेटी मैंने तुमसे एक बात पूछनी थी। साबरा बेगम ने मिराल के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। जी अम्मी आप पूछ लें, आप इजाज़त क्यों ले रही हैं?
मिराल अपनी माँ का ये रवैया देखकर थोड़ा कंफ्यूज हुई थी। बात ही कुछ ऐसी है, मैं दरअसल तुमसे पूछना चाह रही थी कि तुम्हें अरमगान बेटा कैसा लगता है। साबरा बेगम के मुंह से ये बात निकली थी कि मिराल के दिल की धड़कन एकदम तेज हुई थी। वो ये तवक्का नहीं कर रही थी कि इसकी अम्मी ये बात पूछेंगी। अच्छा है अम्मी वो, मिराल ने रुकते हुए कहा और हल्की सी मुस्कुराहट देकर अपना चेहरा नीचे कर लिया। मिराल का दिल चाह रहा था कि वो चीख चीख कर सबको बताया कि हाँ मुझे अरमगान शाह पसंद है और मेरी मोहब्बत है, मेरा इश्क है। अब से नहीं 22 साल से। लेकिन वो अपनी माँ के आगे खामोश रही, लेकिन हया से इसके गाल सुर्ख पड़े थे। जैसे साबरा बेगम ने देख लिया था और इसके चेहरे पर पुरस्कून मुस्कुराहट आ गई थी। मैं तुमसे यही सुनना चाहती थी मेरे बच्चे, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। साबरा बेगम ने आगे बढ़कर मिराल को गले लगाया था और मिराल के दिल में तो जैसे तितलियों ने बसेरा कर लिया था। अहमर भाई, ये चाची खाला ने आपके लिए चाय भिजवाई है। अनवार अहमर के पास खड़े होकर ऊंची आवाज में बोली तो अहमर गड़बड़ा कर कुर्सी से 2 इंच उछल पड़ा। अनवाल, ऐसे कौन आता है? दरवाजे पर दस्तक देकर आया करो और कितनी बार काय के एक रिश्ते से बोला करो कि ये चच्ची खाला क्या होता है। अहमर ने जैसे अनवाल के हाथ से चाय का कप पकड़ा तो इसके दिमाग में अपनी माँ की बातें आने लगी। गुम हो गया। अब 2 रिश्ते हैं तो ऐसे ही बोलूंगी ना। अनवार ये कहते हुए वापस जाने को मुड़ी। रुको अनवाल। अनवाल जो चाय देकर जाने के लिए मुड़ी थी, अहमर की आवाज़ पर इसने गर्दन मोड़कर इसकी तरफ देखा। जी अहमर भाई, सीधे हाथ से अपने चश्मे को ठीक करती हुई बोली तो अहमर को भाई के लफ्ज़ पर से कपकपी आ गई। अस्तगफिरुल्लाह, उसने बोला। भाई धीमी आवाज में अहमर कहकर अनवाल की तरफ मुतवज्जा हुआ। ये तुम अपना चश्मा उतार नहीं सकती क्या? अहमर की बात पर अनवाल ने हैरत से अहमर को देखा। मेरा मतलब है कि तुम इस चश्मे के बगैर क्या दिखाई नहीं देता? मतलब तुम अंधी हो इस चश्मे के बगैर? अहमर को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोल रहा है। जी अहमर भाई, मैं इस चश्मे के बगैर तकरीबन अंधी हूँ। अनवाल ने अपनी आदत के मुताबिक अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा तो अहमर सर पकड़ कर बैठ गया। अल्लाह बस तू ही है जो मुझे बचा सकता है, अहमर ने सर ऊपर उड़ाकर कहा तो अनवाल अपने कंधे झुकाते हुए कमरे से बाहर आ गई थी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए। अहमद ने अफसुर्दा होकर दरवाजे की तरफ देखा जहाँ इसका मुस्तकबिल धुंधला था, बल्कि अनवाल की नजर बिल्कुल अनवाल की नजर की तरह। शाम के ढलते साए सर्द मौसम की ठंडक हर तरफ जादुई सहर कायम कर रही थी जब अरमगान शाह ने गाड़ी अपने घर की जानिब रोकने के बजाय जहीर अली के घर के बाहर खड़ी कर दी थी। नेवी ब्लू कलर के ड्रेस पैंट शर्ट में शर्ट की आस्तीनों को कोहनी तक फोल्ड के शर्ट के अगले 2 बटन खोले बोझल कदमों के साथ वो जहीर अली के घर दाखिल हुआ था। घर में हर तरफ चहल पहल नजर आ रही थी, लेकिन अरमगान शाह को जिसकी तलाश थी वो अरमगान शाह चलता हुआ किचन की तरफ आया जहाँ साबरा बेगम घर में आई मेहमानों के लिए लवज़मात, अब ये पता नहीं क्या वर्ड है, लवज़मात या लवज़मात तैयार कर रही थी। कैसी हैं बड़ी फूफो? अरमगान शाह ने शेल्फ के साथ ही थी टेक लगाते हुए साइड पर बड़ी मूंगफली की प्लेट से मूंगफली के कुछ दाने हाथ के हथेली पर रखते हुए जैसे कहा। साबरा बेगम ने मोड़कर अरमगान शाह की तरफ देखा। मैं तो ठीक हूँ लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे, मुंह देखो कैसा उतरा हुआ है तुम्हारा। साबरा बेगम ने आगे बढ़कर अरमगान शाह के गाल को खींचते हुए कहा तो अरमगान शाह ने अपनी एक आंख बंद करते हुए इनके प्यार भरे लहजे को मुस्कुराहट के साथ महसूस किया। आगे आपके खास मेहमान। अरमगान शाह की बात पर साबरा बेगम ने अरमगान शाह की तरफ देखे बगैर फ्रिज की तरफ अपना रुख किया था। मुझे बड़े भाई की कॉल आई थी, मैं तुम्हारे बड़े मामू से बात करूंगी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मेरा हाल से तो मैं बात कर चुकी हूँ, वो तो राजी है तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे बड़े मामू से बात करनी है। साबरा बेगम जो फ्रिज खोले ही बोलती जा रही थी, इनकी बात सुनकर अरमगान शाह के हाथ अपनी हथेली पर रुक गया था जो वो हथेली पर रखे मूंगफली के दानों के साथ खेलने में मसरूफ था। सच में मिराल ने रजामंदी दी है? अरमगान शाह के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई थी। हाँ मेरे बच्चे, तुम दोनों क्या समझते हो कि तुम दोनों की पसंद हम सबसे छुपी रह जाएगी? हम भी तुम दोनों के बड़े हैं, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। साबरा बेगम ने अरमगान शाह के कंधे पर हल्की सी चिपक लगाई तो वो साबरा बेगम की बात पर चेहरे पर मुस्कुराहट लिए नजरें चुका गया था। लेकिन ये सब मेहमान? अरमगान शाह ने अपने खदशात को सोचते हुए कहा और वो वैसे भी अपने आप को हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार कर रहा था और पुरअतमाद था। अब तो मिराल की रजामंदी पर इसके हौसलों को मजीद तकवीत मिली थी। ये मेहमान तो आते रहते हैं, लेकिन जहाँ किस्मत और मुकद्दर मिलते हैं वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे बड़े मामू मिराल की राय लेंगे तुम्हारी और इस लड़के अहमद के बारे में, और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा ही इंतखाब करेगी। साबरा बेगम की बातें और अरमगान शाह के हौसले मजीद पुख्ता कर रही थी। ताई जी, वो मेहमान आपको बुला रहे हैं, हमजा ने कहा तो अरमगान शाह ने मोटे मोटे गालों वाले हमजा के गाल खींच कर किचन से बाहर निकल आया। अरमगान शाह को अभी तक घर के किसी तरफ भी मिराल नजर नहीं आ रही थी। घर के हर तरफ देखने के बाद वह मिराल के कमरे की तरफ बढ़ा। मिराल ब्लैक कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहने, बालों को अपने कंधों पर खुला छोड़े, कानों में छोटे छोटे टॉप्स पहने, मेकअप के नाम पर आंखों में काजल और गुलाबी लबों को मजीद गुलाबी करते हुए वह शीशे के सामने खड़ी। इसने एक नज़र खुद को शीशे में देखा। भाई हीरोइन मेकअप करती ही नहीं है, वैसे खूबसूरत दिखाई जाती है।
मेकअप क्या होता है हीरोइन को ये भी नहीं पता। कितनी प्यारी हो तुम मिराल। खुद का वजूद शीशे में देखते ही इसके मुंह से बेख्तियार निकला और साथ ही शर्म से आंखें झुकाए इसके होठों पर मुस्कुराहट छा गई। अपने मम्मी मिट्टू बेड पर बड़े दुपट्टे को गले में डालते हुए मिराल खुद की मस्ती में झूमते हुए हवाओं में उठते हुए अपने ख्यालों में गुम अपने कमरे से निकली थी, लेकिन इसे होश तब आया जब इसका टकराव किसी मजबूत चट्टान जैसी हस्ती से हुआ था। अल्लाह मुझे बचा ले। आंखें मीची इसने मुंह में कलमे का फिर शुरू कर दिया था। आंखें नहीं है तुम्हारी मिराल जो आंखें बंद के कलमे का विर्द करी थी। इसके कानों में पड़ी गंभीर आवाज पर इसने फौरन अपनी आंखें खोलते सामने खड़ी इसी चट्टान को देखा जो माथे पर बल लाते हुए इसे देख रहा था। हाँ हैं आंखें मेरी, तुम्हें नजर नहीं आती मेरी आंखें? अपनी आंखों की तरफ इशारा करते हुए उर्मगान शाह को एक बार फिर गुस्सा दिला गई थी, जिसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले मुस्कुराहट थी, अब वहां गुस्से के तासरात दिख रहे थे। अपनी लफ्जों का वार करते हुए वो अभी आगे बढ़ी थी कि उर्मगान शाह की आवाज पर इसके उठते कदम वहीं रुक गए थे। ये तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? और हाँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझे यूं तुम कहकर मुखातिब ना किया करो, समझी? अरमगान शाह की बात पर तो जैसे मिराल को मिर्चें लगती थी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों को मीचते हुए गहरी सांस लेकर इसने अपने आप को रिलैक्स किया और अपने नाजुक वजूद को घुमाते हुए अरमगान शाह के सामने कमर पर हाथ रखते हुए खड़ी होते ही इसे खा जाने वाली नजरों से देखा। वो इसके यूं इतने करीब खड़े होने पर एकदम दो कदम पीछे हटा था। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, समझी? और ना ही मेरे इतने करीब आकर खड़ी हो, नहीं तो मैं कोई गुस्ताखी कर दूंगा। अरमगान शाह ने अपना चेहरा मिराल के पास लाते हुए कहा तो वो इसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत की शिद्दत देखकर इसके दिल ने बेतरतीब धड़कना शुरू कर दिया था। वो मिराल को समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहे। जितनी तेजी से वो अरमगान शाह की जाने मुड़ी थी, अब इतना ही वो कंफ्यूज हो रही थी। वो चाहे इसके सामने जितना मजबूत बन जाए, लेकिन इसकी एक नज़र इसे सब कुछ भुला देती थी। क्या वो की रट लगाई हुई है? तुम्हें पता भी है कि अंदर जो मेहमान आए हैं वो किस वजह से आए हैं? अरमगान शाह ने कहने पर मिराल बस नफी में सर हिला सकी थी। तुम्हें अपनी बहू बनाने हैं। अरमगान शाह के मुंह से निकलने वाले अल्फाज मिराल के लिए किसी झटके से कम नहीं थे। इसकी आंखों में बेयकीनी थी कि इसे यह सच क्यों छुपाया गया था। अरमगान शाह दो कदम आगे बढ़ा, अपने दोनों हाथ मिराल के कंधों पर रखे। तुम सिर्फ अरमगान शाह के लिए तैयार हो सकती हो और तुम्हें इस तरह तैयार देखने का हक सिर्फ अरमगान शाह का है, समझी तुम? अभी मिराल अरमगान शाह की आंखों में देख रही थी कि किसी ने इन दोनों का आकर सहर तोड़ा। बस कुछ बाद में भी बचा लेना। अनवाल की आवाज़ जैसे दोनों के कानों में पड़ी, दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे। मिराल आप ही आपको अम्मी बुला रही हैं, वो मेहमान आपसे मिलना चाहते हैं। अनवाल की बात पर मिराल ने एक नज़र अरमगान शाह की तरफ देखा जो पॉकेट में हाथ डाले मिराल को ही देख रहा था। तुम चलो, अनवाल में आती हूँ। मिराल ने कुछ सोचते हुए वापस अपने कमरे की तरफ चली गई थी। अरमगान शाह को तसल्ली हो गई थी। इसे पता था कि अब जो मिराल कमरे से बाहर निकलेगी इसका हुलिया घर में काम करने वाली मासी जैसा ही होगा। यही सोचते हुए अरमगान शाह ने अपने कदम घर की तरफ मोड़ लिए थे और अरमगान शाह का अंदाजा ठीक साबित हुआ। मिराल जैसे अपने कमरे से बाहर निकली, इसने वो सूट पहना हुआ था जो इसने कभी पहनने का सोचा भी नहीं था। अब मेकअप चेहरे से उतर चुका था। मिराल मेकअप तो इसने किया ही नहीं था। मेकअप के नाम पे काजल और लिपस्टिक ही लगाई थी। भाई अब कौन सा मेकअप? मिराल जैसे मेहमानों के सामने ही जहाँ सब मिराल का हुलिया देखकर शौक हुए थे, वहीं साबरा बेगम ने मुश्किल से अपनी हंसी को अपने होठों पे दबाया था। वो समझ चुकी थी कि अरमगान शाह अपना काम करके जा चुका था। घर में दाखिल होती है अरमगान शाह को लिविंग रूम में जाए नमाज पर बैठी अपनी माँ नजर आई, जो मगरब की नमाज पढ़कर अपने अल्लाह की बारगाह में अपनी की गई गलतियों की माफ़ी मांग रही थी जो वो पिछले 24 सालों से कर रही थी। बंद आंखों के साथ फरीदा बेगम के आंसू निकलकर इसकी हथेली को भिगो रहे थे। अरमगान शाह अपनी माँ की इस तरह की हालत देखकर हमेशा अफसुर्दा हो जाता था। माँ, अरमगान शाह घुटनों के बल अपनी माँ के पास बैठ गया था और इसने अपनी माँ के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए थे। फरीदा बेगम ने फौरन अपने बाकी के आंसू अपने हलक में उतारे थे। वो कभी भी अपने बेटे के सामने ऐसे नहीं रोती थी। इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती थी। लेकिन अरमगान शाह अपनी माँ की इस मुस्कुराहट के पीछे दर्द को महसूस कर सकता था। बेशक फरीदा बेगम इस बात से अनजान थी, लेकिन अरमगान शाह ने अपनी माँ को बहुत बार रोते देख चुका था। फरीदा बेगम ने नम आंखों के साथ अरमगान शाह की तरफ देखा। माँ, अल्लाह को राज़ी करने के लिए इतने आंसू की ज़रूरत नहीं होती। वो तो अपने बंदों की आंखों से बहने वाले 2 आंसू से ही इसे माफ़ कर देता है, लेकिन माफ़ तो बंदा बंदे को नहीं करता। जैसे डैड ने आपको नहीं किया, नानों लोगों ने आपको नहीं किया, क्योंकि अल्लाह बहुत मेहरबान है और लोग बहुत जालिम है। आपको तो अल्लाह ने कब का माफ़ कर दिया होगा। अब इन आंखों में मुझे खुशी देखनी है, आंसू नहीं। आप डैड को मना लें। मैं आप दोनों को एक साथ मुस्कुराता देखना चाहता हूँ। मुझे भी अपनी फैमिली हंसती मुस्कुराती चाहिए। इस घर में रौनक चाहिए। अरमगान शाह की बात पर फरीदा बेगम के रुके हुए आंसू बेख्तियार आंखों से बाहर आ गए थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसका बेटा इतना बड़ा हो गया था कि वो अपनी माँ को समझाने का हौसला देगा। बाजू का छोटे ऐसी बातें कर जाते हैं जो बड़ों ने कभी सोची भी नहीं होती। मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगी। फरीदा बेगम ने आगे बढ़कर अरमगान शाह के माथे पर बोसा दिया था। जवाबन अरमगान शाह अपनी माँ का माथा चूमते हुए वहाँ से
से उठकर चला गया। जो भी हुआ था, लेकिन आज पहली बार किसी ने फरीदा बेगम को हौसला दिया था। 24 साल भाइयों से दूर रहकर, अपने शोहर की मोहब्बत से महरूम रहकर फरीदा बेगम ने एक अजियत भरी जिंदगी गुजारी थी और आज रमजान शाह की बातों से फरीदा बेगम के दिल में एक उम्मीद जागी थी। रात के साए ने आसमान को अपनी गोश में ले लिया था। वसीम शाह अपने कमरे में रखे सोफे पर बैठे ऑफिस की फाइलों में गुम था जब फरीदा बेगम अपने बेटे के दिए हुए हौसले के साथ वसीम शाह के पास आकर बैठ गई थी। वो आज तक इतना हौसला ही नहीं कर पाई थी कि वसीम शाह की आंखों में अपने लिए मोहब्बत नहीं, नफरत देख सके, इसलिए दोनों एक घर में रहकर अजनबी थे। वसीम शाह अपने कामों में मसरूफ था। जब इसे अपने पास किसी की रोने और सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी, वसीम शाह ने फौरन फाइल बंद करते हुए अपने दाएं जानिब देखा तो फरीदा बेगम सर झुकाए आंसू से तर चेहरे के साथ बैठी हुई थी। वसीम शाह एकदम चौंक गया था। क्या हुआ है, तुम यूँ रो क्यों रही हो? वसीम शाह कब फरीदा बेगम की आंखों में आंसू बर्दाश्त कर सकते थे? मोहब्बत उन्होंने भी अपनी बीवी से बेलोस की थी, मगर फिर इनकी अना इनकी मोहब्बत के रास्ते में आ गई थी, और जब अना मोहब्बत के रिश्ते में आ जाए तो वो मोहब्बत को कुचल कर रख देती है। अपनी बीवी को हर बार माफ़ करने का सोचते ही वसीम शाह अपनी अना के हाथों मजबूर हो जाते थे। वो कभी किसी के आगे झुके नहीं थे और यहाँ गलती भी इनकी नहीं थी। हाँ, लेकिन आज अपनी बीवी की आंखों में आंसू देखकर वो तड़प गए थे। फरीदा बेगम तो कभी अपने शोहर के सामने रोई नहीं थी और ना ही अपने बेटे के सामने। वो तो अंदर ही अंदर ख़त्म हो रही थी, जिसकी खबर इसके हमसफ़र को भी नहीं थी। वसीम, मुझे माफ़ कर दे, जो हुआ मेरी वजह से मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रही, लेकिन अब आपकी बेरुखी से मैं अंदर ही अंदर ख़त्म हो रही हूँ। अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं मर जाऊँगी। अब मेरा हौसला और सब्र अब जवाब दे गया है। फरीदा बेगम के अल्फाज और बहती आंखें वसीम शाह को नरम करने के लिए काफ़ी थी। वो तो हर बार सोचता था कि फरीदा को माफ़ कर दे, इसकी गलती भी थी और इसने अपनी माँ को भी खो दिया था और अपने बाकी के रिश्तों की भी। ज़्यादा नुकसान में तो वो थी, लेकिन फिर एक खामोशी इनके दरमियान आ जाती थी जो दोनों को करीब नहीं आने देती थी। बस अब मज़ीद नहीं रोना, मुझे भी माफ़ कर दो, मैं कुछ ज़्यादा ही तुम पर नाराज़ हो गया था और तुम्हारे और मैं अपनी ज़िंदगी के वो हसीन पल एक सी तो रना और गुस्से की ज़िद कर दिए थे, लेकिन अब नहीं, मुझे भी तुमसे माफ़ी मांगनी है। क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? वसीम शाह ने फरीदा बेगम को इसके कंधों से पकड़ते हुए खुद से अलग किया, जिसकी हिचकियाँ बंधी हुई थी। मैं आपसे नाराज़ कब थी? मुझे तो बस आपकी मोहब्बत चाहिए थी और आपकी नफ़रत से डरते हुए मैं आपका सामना नहीं कर पा रही थी और ना ही मुझ में हौसला था। फरीदा बेगम की बात पर वसीम शाह की आंखें भी नम हुई थी। वो वक्त के साथ कितना जालिम बन गया था और फरीदा बेगम से इसकी बेरुखी ने वक्त से पहले ही से बूढ़ा कर दिया था। जब हम नावल को तेज़ स्पीड से पढ़ते हैं ना, तो कुछ वर्ड हमारे मुंह से आधे निकलते हैं और कुछ पूरे। इस वजह से हमारी उर्दू ख़राब लगती है। लाइक कल की वीडियो हमने बहुत तेज़ी से रीड की थी, चांदनी नावल, क्योंकि वो बहुत लेट हो गया था। आप लोगों को पता ही होगा कि अपलोड भी हमने लेट ही किया था। फिर ऐसे ही ये है, इस वक्त भी 4:39 हो रहे हैं और मुझे ये वीडियो जल्द से जल्द 2 मिनट तक पहुँचानी है। तो अगर मिस्टेक हो गई हो तो माजरत, वरना हमारी उर्दू इतनी भी ख़राब नहीं है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में शिकायत करें क्या आपकी उर्दू ख़राब है। ठीक है, अच्छी भली हमारी उर्दू है, बस कुछ वर्ड जो टफ होते हैं वो मुश्किल है और हम इन्हें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग सिखा रहे हैं, हम सीख रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरी सारी मोहब्बत आपके लिए ही थी और रहेगी हमेशा से। वसीम शाह ने यह कहते हुए दोबारा फरीदा बेगम को अपने गले से लगा दिया था। अरे ये क्या बात हुई? अकेले अकेले प्यार समेटा जा रहा है, मुझे भी जगा दे। रमजान शाह जो अपने माँ और डैड के लिए चाय लेकर आया था, कमरे का दरवाज़ा खुला था और इसका अंदर आने का मकसद कुछ और था, लेकिन दोनों को इतना इमोशनल देखकर इसने चाय के कप वहीं टेबल पर रखे और दोनों के बीच जगह बनाते हुए बैठ गया था। वसीम शाह और फरीदा बेगम अपनी कुल कायनात को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आज एक बेटे ने माँ को हौसला दिया था और वही हौसला इसकी ज़िंदगी की खुशियाँ वापस ले आया था। अहमद भाई, मुझे मेरी दोस्त के घर जाना है, थोड़ी देर के लिए मुझे ले जाएं। अनवाल गुलाबी रंग की शर्ट और नीचे सफ़ेद रंग का ट्राउज़र पहने हाई पोनी की अहमद के कमरे में खड़ी थी, जो कुछ देर पहले ही शावर लेकर आया था और अलमारी में मुंह घुसाए कुछ ढूंढ रहा था। मुझे कहीं नहीं जाना, समझी, मैं ड्राइवर नहीं हूँ। अलमारी में ही मुँह दिए वो वहीं से बोल रहा था। ठीक है अहमद भाई, मैं चाचू खालू को बोल देती हूँ। बोला, ये चाचू खालू क्या होता है? वो सही कहते हैं कि आप नहीं जा रहे। अनवाल के मुँह से अपने बाबा जान का नाम सुनकर इसने फ़ौरन अलमारी में से जैसे मुंह निकाला। इसकी नज़र अनवाल को देखकर वहीं ठहर गई थी। ये वो अनवाल नहीं थी ही नहीं जिसे वो चश्मिश कहता था। आज आंखों पर ऐनक की जगह लेंस ने ली हुई थी। गुलाबी दुपट्टे को तरीके से सर पर लिया हुआ था और इसी गुलाबी रंग में अनवाल का सफ़ेद खिलता चेहरा, जो मेकअप से पाक था, किसी हूर का गमान दे रहा था। वो आज कहीं से भी फाइनल ईयर की पतली स्मार्ट चश्मिश नहीं लग रही थी। वो आज अहमद के दिल को धड़काने पर इसको मजबूर कर रही थी। तुम्हारी ऐनक कहाँ गई? अहमद ने खुद को संभालते हुए कहा। वो आज मैंने लेंसेज लगाए हैं। अनवाल ने अपने हाथ में बंधी घड़ी को ठीक करते हुए कहा। तुम ऐनक के बगैर कितनी प्यारी लगती हो। अहमद के यूँ कहने पर अनवाल ने एकदम नज़रें उठाकर इसकी तरफ देखा। मेरा मतलब, चलो मैं आपका खादम हाजिर हूँ।
अहमद ने थोड़ा चुप कर अनवाल को कहा तो अनवाल चेहरे पर अजीब से तासरात लिए आगे बढ़ गई थी। वो इस बात से अनजान थी कि ये खादिम अब सारी ज़िंदगी इसके गले पड़ने वाला था। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, जल्दी से अपने दोस्त से जो लेना है वो ले आओ, नहीं तो मैं यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। अहमद ने गाड़ी अनवाल की दोस्त के घर के सामने खड़ी करते हुए कहा। इतनी जल्दी मैं कैसे सब नोट्स ले सकती हूँ, कुछ बुक्स भी चाहिए, मुझे पेपर्स है मेरे। अहमद की बात पर अनवाल ने परेशानी से कहा, जो इसे सारे रास्ते यही जताता रहा था कि इसकी वजह से इसके ऑफिस के काम का खर्च हुआ है। अब 10 मिनट का एक और बम अहमद ने अनवाल पर फोड़ दिया था। 10 मिनट मतलब 10 मिनट। अनवाल की बात को इग्नोर करते अहमद ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अनवाल के चेहरे के सामने फैलाते हुए कहा तो अनवाल फौरन से पहले गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई थी। अहमद भी गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी से टेक लगाए खड़ा हो गया था। गाड़ी की टिक टिक से 10 मिनट घड़ी की टिक टिक से 10 मिनट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे थे। दूसरी तरफ अनवाल जल्दी जल्दी सारे नोट्स और किताबें हाथ में पकड़े गेट से बाहर निकल रही थी। इसी अफरा तफरी में इसके दिमाग में ये नहीं आया कि ये सब कुछ अहमद को बुलाकर इसे पकड़ाते। इसी कश्मकश में वो जैसे बाहर आई और अहमद की नज़र अनवाल पर पड़ी, इससे पहले वो आगे बढ़कर इसके हाथों से मोटी मोटी किताबें पकड़ता जो इस नाजुक वजूद को नढाल करी थी। गली में पत्थर से अनवाल का पाँव मुड़ा और अहमद के बीच पहुँचते पहुँचते ही वो ज़मीन पर सजदा कर चुकी थी। अनवाल, अहमद के मुंह से बेख्तियार निकला, अम्मी मेरा पाँव। अनवाल अपने पाँव को पकड़े आंसू बहाए बैठी थी, आंखों से आंसू रगड़ रगड़ कर साफ करते हुए। अनवाल के लेंस कब आंखों से निकल गए इसे भी पता नहीं चला था। जब इसे अपने सामने सब धुंधला नजर आया तो इसे एहसास हुआ कि इसके लेंसेज इससे बेवफाई कर चुके थे। अनवाल तुम ठीक तो हो? अहमद परेशानी से अनवाल के पास घुटनों के बल बैठते हुए कहा। यह सब आपकी वजह से हुआ है अहमद भाई, 10 मिनट के चक्कर में मेरा पाँव अल्लाह को प्यारा हो गया है। अनवाल ने रोते हुए कहा तो अहमद को अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस हो रहा था कि इसने 10 मिनट का क्यों कहा। ओके उठो, गाड़ी में बैठो, मैं सारी बुक्स और नोट्स लेकर आता हूँ, अहमद ने कहा और बुक्स उठाने लग गया। लेकिन अनवाल वही ज़मीन पर बैठी उठने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मुझे हाथ दो अपना। अहमद ने जब ये सब देखा तो एक गहरा सांस लेकर अपना हाथ अनवाल की तरफ बढ़ाया। अनवाल को सब धुंधला सा नजर आ रहा था। अहमद ने एक ठंडी सांस लेकर आगे बढ़कर अनवाल का नाजुक हाथ अपने हाथ में लिया और अनवाल को कंधे से पकड़ते हुए इसे ज़मीन से उठाकर सहारा देकर गाड़ी तक ले आया था। बैठो, मैं बाकी बुक्स लेकर आता हूँ। अहमद ने अनवाल को गाड़ी में बैठाकर ज़मीन पर बड़ी सारी बुक्स और नोट्स उठाकर गाड़ी में रखते हुए कहाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। किधर गया ही? ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? अहमद के चेहरे पर परेशानी थी। अहमद के पूछने पर अनवाल ने मुस्बत में सर हिलाया। हम पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। अहमद से न जाने क्यों अनवाल के आंसू देखे नहीं जा रहे थे। लेकिन अहमद भाई आपके पास तो 10 मिनट थे, अनवाल अपने आंसू साफ करते हुए कहा तो अहमद ने दिल ही दिल में अपने आप को अच्छे खासे लक़बात से नवाजा और शर्मिंदगी से जवाब दिए बगैर गाड़ी हॉस्पिटल की जानिब ले गया था। तल्लत अली टीवी लाउंज में बैठा था जब साबरा बेगम हाथ में 2 चाय के कप लिए टीवी लाउंज में दाखिल हुई थी। आपकी चाय, साबरा ने यह कहते हुए चाय टेबल पर रखी और साथ ही सोफे पर खुद बैठ गई थी। वसीम शाह के फ़ोन के बाद से साबरा बेगम इसी इंतजार में थी कि वो किस तरह तल्लत अली से बात करे। लेकिन कल मेहमानों के जाने के बाद साबरा बेगम और बेचैन हो गई थी। इतने अरसे से इसने अपने भाई की शक्ल तक नहीं देखी थी। बस कभी कभार तल्लत अली से छुप कर वो कॉल पर इनसे बात कर लिया करती थी। मिराल और अरमगान शाह की शादी का एक बड़ा मकसद 2 खानदानों को आपस में पहले जैसा करना था, लेकिन ये सब एक पहाड़ को सर करने के बराबर था। वो मुझे आपसे बात करनी थी, साबरा बेगम ने हिम्मत करके कहा। जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। तल्लत अली ने अखबार पर ही नजरें जमाए हुए कहा। वो मैं सोच रही थी कि मिराल की बात फाइनल करने से पहले एक बार मिराल से भी पूछ लें। साबरा बेगम की बात सुनकर जहाँ तल्लत अली ने अखबार टेबल पर रखा था वहीं मिराल जो टीवी लाउंज की तरफ आ रही थी, अपना नाम सुनकर इसके पाँव वही रुक गए थे। ठीक कह रही हो तुम साबरा, हम अपने बच्चों के फैसले इनकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं कर सकते। तल्लत अली ने जैसे कहा वहाँ साबरा बेगम ने सर्द सांस ली। वही खड़ी मिराल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो मैं चाह रही थी कि आप मिराल से एक बार अरमगान शाह के बारे में भी पूछ लें। वो दोनों बचपन से साथ हैं और अरमगान शाह मिराल का कितना ख्याल रखता है, तो एक बार अरमगान शाह के बारे में भी आप सोच लें। साबरा बेगम की बात पर तल्लत अली ने अपने होठों से लगे चाय का कप अलग करते हुए टेबल पर रखा। साबरा बेगम, आपकी बात ठीक है। अरमगान शाह बिलाशुबा एक अच्छा लड़का है, लेकिन मैं अपनी बहन से मजीद कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। वजह यह नहीं है कि मुझे अपनी बहन से प्यार नहीं है, वो हमारी इकलौती बहन है। हम दोनों भाइयों की जान बसती है इसमें। लेकिन जो इसने किया हमारे अपने गरूर में आकर, जिसकी वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, और आप क्या भूल गई कि आप 1.5 साल कोमे में रही थी?
मुझे डर है कि कहीं वो फिर से हमारे खानदान को बर्बाद ना कर दे जैसे पहले वो कर चुकी हैं। तल्ला तली की बात सुनकर बाहर खड़ी मिराल के तो कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। जिस हकीकत से घर के बच्चों को आगाह नहीं किया गया था, आज मिराल को पता होने पर वो अभी आधी सच्चाई सुनकर मिराल को ठंडे पसीने आ रहे थे। इसके अंदर मज़ीद हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ खड़ी हो सके और दूसरी तरफ तल्ला तली और साबरा बेगम की तरफ भी खामोशी छा गई थी। मिराल सीधा अपने कमरे में आ गई थी। एक तरफ इसकी मोहब्बत थी तो दूसरी तरफ इसकी माँ की हालत थी, जिनके चेहरे पर कभी कभी मुस्कुराहट दिखाई देती थी। कोमा से बाहर आकर तो जैसे साबरा बेगम को वो चुप लगती थी। वो ज्यादा तो नहीं, वो जिंदा तो थी लेकिन हर जज्बे से आ रही थी। और मिराल अपनी माँ के मुस्कुराते चेहरे को देखने के लिए तरसती थी, तो दूसरी तरफ अपनी दादा की हालत से भी वो अनजान नहीं थी। जो कुछ वो सुन चुकी थी, इससे मिराल की हालत बिगड़ रही थी। टेबल पर रखे पानी के जग से पानी गिलास में डालकर एक ही सांस पे अपने अंदर उंडेल लिया था। ऐसा क्या हुआ था मुझे मालूम करना पड़ेगा, अपने घर वालों के लिए और अपनी मोहब्बत के लिए। मिराल ने खुद को रिलैक्स करते हुए एक लम्हे को सोचा और उठते हुए अपने दादा जहीर अली के कमरे की तरफ चली गई थी। वो जानती थी कि मुझे मेरे सवालों के जवाब वहाँ से ही मिलने थे। दादा जान, मिराल ने जैसे जहीर अली के कमरे में कदम रखा तो वो पहले से ही अपनी बेटी और बीवी की तस्वीर पकड़े बैठे थे। मिराल की आवाज़ पर जहीर अली ने फौरन तस्वीर को बेड पर उल्टा रख दिया था। आओ मेरी बच्ची, जहीर अली ने अपने चेहरे की उदासी छुपाते हुए कहा। मिराल कमरे में आते ही जहीर अली के पास बेड पर बैठ गई थी। इसने जहीर अली को तस्वीर के साथ देख लिया था और इनकी उदासी भी। दादी जान बहुत प्यारी है ना, सब कहते हैं कि मैं उन पर गई हूँ। मिराल ने उल्टी पड़ी तस्वीर को पकड़ते हुए कहा और इसमें कोई शक भी नहीं था। मिराल अपनी दादी की फोटोकॉपी थी। सफ़ेद रंगत, काली बड़ी बड़ी आंखें, ऊपर घनी पलकें और छोटी तीखी नाक। जी मेरी बच्ची, तुम अपनी दादी पर ही गई हो, वो भी हुसन की देवी थी। मैं तो बस एक नज़र में ही इस पर फिदा हो गया था। जहीर अली के चेहरे पर अब उदासी की जगह हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो फिर क्या हुआ था दादी जान के साथ और फूफो के साथ? मिराल के यूं पूछने पर जहीर अली, जो अपने ही ख्यालों में गुम थे, मिराल की आवाज़ पर एकदम चौंक गए थे। वो मिराल की आंखों से उठते सवालात देखकर समझ गए थे कि आज इनकी पोती इसी दोराहे पर खड़ी है जहाँ 24 साल पहले वो खड़े थे। अहमद ने अनवाल के पाँव का चेकअप करवाया। डॉक्टर के मुताबिक दबाव की वजह से दर्द है जो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। आइसक्रीम खाओगी? गाड़ी में अनवाल को बिठाते हुए अहमद खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा तो अनवाल ने पहली बार अहमद को गुस्से से देखा था। उफ, इतना गुस्सा? क्या आइसक्रीम की जगह मुझे खाने का इरादा तो नहीं है? अहमद ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। आपको पता है क्या आपको इन 10 मिनट की वजह से मैं अपनी फ्रेंड के पास भी नहीं बैठ सकी, और तो और मेरे लेंस भी गुम हो गए और पाँव की चोट अलग। अनवाल ने अपनी नाजुक सी उंगलियों पर अहमद के जुल्म गिनवाते हुए कहा। मैं तो फिर बहुत जालिम हूँ। क्यों, ठीक कहा ना अनवाल? अहमद ने गाड़ी ड्राइव करते हुए एक नज़र अनवाल की तरफ देखा जो अपने पाँव को झुक कर देख रही थी। चलो पहले आइसक्रीम खाते हैं, इसके बाद तुम्हें तुम्हारे लेंस भी दिला दूंगा जैसे तुम्हारा पाँव ठीक हो जाएगा। अहमद की बात पर अनवाल, जो अपने पाँव को उदासी से देख रही थी, अपने दर्द को भूलकर एकदम आंखों में चमक लाते हुए अहमद की तरफ देखा। सच्ची अहमद भाई? अनवाल के चेहरे पर अब जाकर मुस्कुराहट आई थी और इस मुस्कुराहट को देखते हुए अहमद ने सुकून का सांस लिया था। 100% सच्ची, अहमद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और गाड़ी आइसक्रीम पार्लर की तरफ मोड़ ली थी। तुम्हारे पेपर्स कब हैं मिराल बच्चे? जहीर अली ने मिराल की बात को टालते हुए कहा। दादा जान, अब बात को टाल रहे हैं। आपको नहीं पता कि मेरे लिए ये सब जानना कितना ज़रूरी है? मेरी मोहब्बत, मेरी खुशियाँ सब दाव पर लगी हैं। प्लीज़ दादा जान, मेरी खातर मुझे बता दें। मिराल ने आगे बढ़कर जहीर अली का हाथ पकड़ते हुए कहा। जहीर अली भी जानता था कि मिराल और रमजान शाह एक दूसरे के लिए क्या जज्बात रखते थे, लेकिन सब अपनी अना के हाथों मजबूर थे। जहीर अली ने एक सर्द आ भरी और मिराल की तरफ देखा और फैसला कर लिया था कि वो मजीद अपने खानदान को अलग रहने नहीं देगा। जब तुम्हारे बाबा जान, चाचा जान और फूफो की शादी हुई थी तो सब बहुत खुश थे। दोनों घर तो जैसे अल्लाह ने अपनी रहमत नाजिल फरमा दी थी। मेरी और मुनव्वर शाह की दोस्ती और पक्की हो गई थी, लेकिन फिर शादी के 1.5 साल बाद ही फरीदा ने घर में ऐसी बातें शुरू कर दी जो किसी के वहमो गुमा में भी नहीं थी। जहीर अली ने ये कहते हुए एक गहरा सांस लिया और फिर मिनाल को देखा जो अपने धड़कते दिल के साथ अपने दादा जान के आगे बोलने का इंतजार कर रही थी। मिराल अपने दादा जान की तरफ देख रही थी जिनकी आंखें जमीन पर टिकी थी और हाथ अपनी लकड़ी की लाठी पर। जहीर अली ने एक सरदा भरी, जो भी हुआ इसमें फरीदा की भी गलती नहीं थी। वो थी अपनी हमारी लाडली बेटी, और कभी कभार हम अपने बच्चों को लाड प्यार में दूसरे रिश्तों का एहतराम और एहसास सिखाना भूल जाते हैं। बात करते हुए जहीर अली की आंखों में नमी आ गई थी। इतने सालों का गम आज फिर ताज़ा हो गया था। मिराल ने जहीर अली के हाथ पर अपना हाथ रखा। बस मिराल बेटी, फिर तुम्हारी फुफ्फो ने हमारे हंसते मुस्कुराते घर को एक डरा सहमा और उदास घर बना दिया था। सबकी शादी के 1.5 साल बाद तैमूर अली और फरीदा बेटी को भी अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत की खुशखबरी सुनाई, लेकिन तल्लत अली से महरूम रहा। और फिर तुम्हारी फुफ्फा ने साबरा बेटी को ताना देना शुरू कर दिए थे कि औलाद तो अल्लाह की तरफ से तोहफा होता है, किसी को जल्दी मिल जाए और किसी को देर से। लेकिन फरीदा का ये कहाँ समझने वाली थी। जहाँ फरीदा के तानों से साबरा बेटी
परेशान थी, वहाँ तुम्हारी दादी जान भी इस गम में अपने आप में कड़ रही थी। इसने फरीदा को बहुत बार समझाया, लेकिन इसके सर पर पता नहीं कौन सी बला चिमट गई थी जो इस पर किसी की बात का असर नहीं हो रहा था। वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरने के साथ साथ फरीदा बेटी की बातों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और साबरा बेटी को चुप लगती और तल्ला तली अपनी बहन के इन तानों से तंग आ गया था। और फिर अचानक ही मेरे प्यारे दोस्त मुनव्वर शाह को अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। साबरा बेटी और फरक बेटी के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल था। अपने बाप से वो दोनों बहुत प्यार करती थी। वहाँ फरीदा बेटी पर जो थोड़ा बहुत मुनव्वर शाह का डर था वो भी खत्म हो गया था। मुनव्वर शाह की वफात के बाद तैमूर अली के घर अहमर पैदा हुआ और 4 दिन बाद ही अरमगान शाह पैदा हुआ। मेरा हाल जो आंखों में आंसू लिए सब सुन रही थी। अरमगान शाह का नाम सुनते ही इसने दर्द से अपनी आंखें मींच ली और बेडशीट को अपने हाथों की मुट्ठी में दबोचा। बस फिर क्या था, बच्चों की पैदाइश के बाद घर में रौनक ही आ गई थी। तुम्हारी दादी जान जो दिल की मरीजा थी, इतने गम भी बर्दाश्त कर रही थी अब बच्चों की खुशियां देखकर। अभी कुछ दिन खुश ही हुई थी कि आने वाले तूफान ने सब कुछ हिला कर रख दिया था। जब फरीदा बेटी तल्ला तली की दूसरी शादी का कह दिया था, ये कह कर के साबरा बेटी बांझ है। मुझे तो ये सब सुनकर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी ये सब कह सकती है। साबरा बेटी ने मिन्नत की हाथ जोड़े फरीदा बेटी के आगे, जिस पर तल्ला तली का सब्र जवाब दे गया और इसने अपनी जान से प्यारी बहन पर हाथ उठा दिया जो इतने अरसे से खामोश सब बर्दाश्त कर रहा था। अब इसकी बर्दाश्त खत्म हो गई थी। फरक बेटी ने तो अपने बेटे अहमद को साबरा की गोद में डालने तक का कह दिया कि इसकी बहन का घर बचा रहे। यह सब देखते हुए तुम्हारी दादी की तबीयत खराब होने लग गई थी, जिससे हम सब अनजान थे। पढ़ने में ये सब बहुत आम सी बातें हैं, क्योंकि राइटर वो सारी चीज़ें वो सारे लाइक इधर मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन शादीशुदा ख़वातीन मतलब ना, मुझे लगता है कि सिंगल लड़कियों से ज़्यादा शादीशुदा जो मैरिड वुमेन है ना, वो समझ सकती हैं कि इन सब बातों, इन सब ताने, वो भी मुसलसल अगर सालों साल दिए जा रहे हो तो कितना दुख होता है। लाइक अगर आप किसी की कहानी सुन रहे होते हैं ना, तब भी आपको इतना दुख होता है, तो जिन पे गुजर रही होते हैं उन पे बहुत दुख होता है, उन्हें बहुत दुख फील होता है। ये सिर्फ एक स्टोरी है और आप कहेंगे कि इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ताने सुनना, ये दूसरी शादी अपने ही छोड़ की, ऐसे बहुत बड़ी बात है ये। तल्ला तली से थप्पड़ पड़ने पर फरीदा और भड़क गई और बस फिर क्या था, वसीम शाह जो इसे लेने आया था ड्राइंग रूम के बाहर सब सुन रहा था। इसने भी वो बात कह दी जो हमारे बहमो गुमा में भी नहीं थी। अगर तुम मेरी बहन पर सौतन लाओगे तो मैं भी दूसरी शादी करने का हक रखता हूँ। वसीम शाह ने जब ये कहा तो सबने वसीम शाह की तरफ देखा और इसके बाद इसने जो हकीकत बताई, जो तुम्हारी दादी सबकी तबीयत पहले ख़राब हो रही थी, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी जब वसीम शाह ने कहा कि फरीदा अरमगान शाह के बाद मां नहीं बन सकती। यही बात सुनकर तुम्हारी दादी को हार्ट अटैक आ गया था और वो हमसे दूर चली गई। मेरी जान से प्यारी बीवी, मेरे दुख दर्द की शरीक, इस दुनिया को वो और मुझे छोड़कर चली गई और साथ ही मेरी बेटी के लिए इस घर के दरवाजे तल्ला तली ने फरीदा पर बंद कर दिए। जब साबरा अपने बाप के गम के बाद अपनी माँ पर लगे बांझपन के इल्ज़ाम और फिर तुम्हारी दादी के मरने के बाद वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी और इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और वो कोमे में चली गई थी। 1.5 साल तक वो कोमा में रही और मैं तल्ला तली को पल पल मरते तड़पते देखता रहा और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं तल्ला तली को कह सकूं कि अपनी बहन को माफ़ कर दो। वो मेरी बेटी है, मेरा अब सब कुछ वही है। मेरी जान से प्यारी शरीक है, या तो मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन मेरी बेटी को मुझसे अलग मत करो। बस वो दिन गया और आज का दिन है। तल्ला तली के फैसले को कोई टाल नहीं सका। ज़हीर अली की आंखों में बांसू के 2 कतरे निकलकर ज़मीन पर गिर गए थे। जहाँ मिराल सब सुनकर शॉक्ड हुई थी, इसका दिल तड़प क्या था, वहाँ वो ये सब सुन ही नहीं सकी कि इसके दादा अपनी बेटी से मिलने के लिए कितना बेताब थे। दादा जान, मिराल ने ज़हीर अली के कंधे पर हाथ रखा। मिराल बेटी, मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। ज़हीर अली अपनी हालत की वजह से मज़ीद कुछ बोल नहीं पा रहा था और मिराल को परेशान नहीं करना चाहते थे। दादा जान, नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मिराल की बात सुनकर ज़हीर अली के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट आ गई थी। मेरी बेटी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा आराम करना है। ज़हीर अली की बात पर मिराल वहाँ नहीं रुक सकी। इसने ज़हीर अली के लिए गिलास में पानी डालकर साइड टेबल पर रखा और कमरे से बाहर आ गई थी। आज इस पर सारी हकीकत यहाँ हो चुकी थी। हकीकत मालूम होते ही मिराल के दिल में अरमगान शाह की मोहब्बत किसी तपते सहरा में खो गई थी। यह सब कुछ जितना तकलीफ था इसकी माँ और बाबा के लिए रहा था और दादा जान के लिए रहा था, इतनी ही दर्द अब मिराल को अपने अंदर महसूस हो रहा था। वो सीधा अपने कमरे में आ गई थी। कमरे को लॉक करते हुए वो बेड पर औंधे मुंह गिर गई थी। जिस आंसू को वो अपने दादा जान के सामने रोक कर बैठी थी, वो बारिश की तरह इसकी आंखों से बरस रहे थे। अरमगान शाह अपने ऑफिस में बैठा था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह गहरी उदासी ने ले ली थी। चेहरे पर आई दाढ़ी अब घनी हो चुकी थी। वो संजीदा चेहरा लिए अपनी शख्सियत को और पुरकशिश बना रहा था। अहमद दरवाजे को नोक किए बगैर अरमगान शाह के ऑफिस में आया और वो ऐसे ही करता था, लेकिन अंदर आते वो ठिठक गया था। इसने जब अरमगान शाह का ये हुलिया देखा, मेरे मजनू भाई, क्या हाल बना लिया है? अहमद ने टेबल पर नोक करते हुए कहा तो अरमगान शाह को अपने ही ख्यालों में गुम था। इसने अहमद की तरफ देखा और बगैर कोई तासर दिए वो कुर्सी से जो टेक लगाए बैठा था, सीधा होकर बैठ गया था।
यार अरमगान, खुद को देखो। यार क्या हाल बना लिया, ऐसे मसले हल थोड़ी होते हैं। अहमद ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ठीक कहा, ऐसे मसले हल नहीं होते, और जो इतने सालों से जो मसला चलता आ रहा है वो एकदम कैसे ठीक होगा। अरमगान शाह ने सोचने वाले अंदाज में कहा, तो तुमने कुछ सोचा नहीं है क्या? कुछ सोचा नहीं है क्या कि क्या करना है? तुमने तो हर चीज़ को पहले से तैयार रखते हो। अहमद की बात पर अरमगान शाह ने अहमद की तरफ देखा। सोच तो लिया है, बस अब सिर्फ मेराल के जवाब का इंतजार है। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसा कदम उठा लूँ जो मेराल के लिए नुकसानदायक साबित हो, क्योंकि मेरी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मुझे मेराल की इज्जत सबसे ज्यादा अजीज है। अरमगान शाह टेबल पर रखे पेपरवेट को घुमाते हुए कह रहा था, और अगर मेराल ने इनकार कर दिया तो? अहमद ने अपने खदशात को जाहिर किया, क्योंकि वो घर में मेराल की खोई खोई हालत देख चुका था, जिससे वो किसी बहुत बड़ी आजमाइश में हो। इस वक्त का तो इंतजार है मुझे, इसलिए तो चुप हूँ। इतना तो मुझे पता है कि मेराल के दिल में मेरे लिए क्या जज्बात है, और अगर इसका फैसला मेरे खिलाफ आया तो वो किसी दबाव में होगा, और मैं इसके साथ ये ज्यादती नहीं होने दूंगा। इसलिए बस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। अरमगान शाह ने गहरी सांस ली थी। और इसके बाद क्या करोगे? अहमर के पूछने पर अरमगान शाह के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, और उसने अहमर को सब बता दिया था कि वो आगे क्या करने वाला है। अरमगान की प्लानिंग सुनकर अहमर अरमगान की अकल को दाद दिए बगैर नहीं रह सका था। मान गया तुम्हें अरमगान, चाहे तुम मुझसे 4-5 माह छोटे हो, लेकिन अकल में तुम मुझसे 10 साल बड़े हो। मैं तो अपने बारे में कुछ कर नहीं सका। अहमर की इस तरह बात करने पर अरमगान शाह ने आंखों को सुकेड़ते हुए अहमर की तरफ देखा। वो दरअसल अरमगान, मेराल की शादी पर मेरा और नवाल का अनवाल का निकाह है। अहमर की बात सुनकर अरमगान शाह ने पास पड़ी फाइल अहमर की तरफ उछाल दी। कितना बड़ा कमीना है तू, मुझे कुछ भी नहीं बताया। अरमगान शाह के फाइल अहमर की तरफ उछालने पर अहमर ने अपने बचाव के लिए फौरन से पहले इसे कैच किया था। अरमगान में खुद शौक था। तुम्हें तो पता है कि अनवाल मुझसे 7-8 साल छोटी है, मुझसे इसे बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है। और फिर साथ अरमगान को इस दिन वाला सारा वाक़या बता दिया। अरमगान जो उदास बैठा था, अहमर की हालत पर हंस हंस कर इसका बुरा हाल हो रहा था। हंस लो मुझ पर। तुम्हें बात तब पूछूंगा जब इस सड़ियल और मुंहफट मेराल तुम्हें किसी खातिर में नहीं लाएगी। अहमर की बात पर अरमगान शाह जो हंस रहा था, अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए अहमर की तरफ देखा। डोंट वरी यार, मैं ऐसा मौका आने ही नहीं दूँ। और तुम अभी मुझे जानते ही नहीं हो। चलो अब घर चलते हैं। अरमगान शाह बात खत्म करते हुए अहमर को कहा, और दोनों घर के लिए निकल गए थे। मिराल का आज लास्ट पेपर था, जहाँ घर वाले इसके पेपर्स खत्म होने का इंतजार कर रहे थे कि मिराल से बात कर सके। वहाँ मिराल अपने अंदर होने वाली तोड़ फोड़ से परेशान थी। इसके लिए भी मुश्किल हो रहा था कि वो अरमगान शाह के लिए हाँ बोले या हिम्मत करके। एक तरफ इसकी मोहब्बत और दूसरी तरफ इसकी अम्मी की हालत, और उस पर इस घर पर जो गुजरी वो था। लेकिन वो इस सब कश्मकश में ये भूल गई थी कि वो अरमगान शाह की मोहब्बत को वक्ती और मामूली मोहब्बत समझ रही थी। रात को खाने के बाद सब अपने कमरे में चले गए थे। मिराल भी अपने कमरे में आ गई थी। वो बेड पर लेट के अपनी सोचों में गुम थी जब इसके दरवाजे पर दस्तक हुई। मिराल अनमाल का समझकर वैसे ही लेटी रही थी, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही जब साबरा बेगम अंदर आई और इनके पीछे तल्लत अली था, इन दोनों को देखते ही मिराल फौरन बेड से उठकर बैठ गई थी। अम्मी, बाबा जान आप? मिराल को खुद पर बट्टा ठीक करते हुए कहा। मिराल, तुम्हारे बाबा जान ने तुमसे बात करनी थी, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। साबरा बेगम बेड पर ही मिराल के पास बैठ गई थी, और तल्लत अली कुर्सी खींचकर मिराल के पास बैठ गया था। दूसरी तरफ अनवाल कमरे के दरवाजे पर कान लगाए खड़ी अंदर की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, जिस काम के लिए अरमगान शाह ने अनवाल को लगाया हुआ था। इसे लैपटॉप तो मिल चुका था, अब इसने नया मोबाइल लेना था। ठहरा को यार, मुझे भी ऐसी एक सीन चाहिए जिसमें कोई कज़न दूसरी कज़न को पसंद करता हो, और वो कज़न मेरे से राब्ते में हो। भाई ये क्या कह रही हो तुम? अहमद ने अनवाल को ऐसे क्या कर रही हो सॉरी तुम? अहमद ने अनवाल को ऐसे दरवाजे के साथ कान लगाए हुए देखा, तो धीमी आवाज में अनवाल के कान के पास आकर बोला। अनवाल जो छुपकर ये सब सुन रही थी, अहमद के आवाज पर वो घबरा कर जैसे मुड़ी सीधा अहमद के सीने से जा लगी। अनवाल को यूं अपने सीने से लगता देखकर अहमद के दिल की धड़कन एकदम फट गई थी। ऐनक के शीशों के अंदर से अनवाल की स्याह बड़ी आंखें अहमद को अपनी शहर में जकड़ रही थी। अल्लाह, ये देखे कितनी आवाजें आती है ना, साथ ही कमरे से कोई चारपाई खींच रहा है या ऐसे कुछ। अहमद भाई, तमीज नहीं है आपको? कोई किसी को ऐसे डराता है? मुझे हार्ट अटैक आ जाता। तो अनवाल खुद को अहमद से अलग करते हुए कहा। तो अहमद इसके शहर से निकला था जो अनवाल इस पर कायम कर चुकी थी। हाँ हाँ हाँ, तो तुम यहाँ चोरों की तरह क्यों खड़ी हो? अहमद ने अपने घबराहट छुपाते हुए कहा। कान इधर करें, अनवाल ने अहमद को कहा, और अहमद ने थोड़ा झुककर अपना कान अनवाल के चेहरे के पास आया। ओ, तो ये बात है, मुझे भी सुनना चाहिए। मैं भी अरमगान पार्टी में हूँ। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। सचमुच? तो फिर अपने पार्टनर से हाथ मिलाएं, आपको हमारी पार्टी में वेलकम है। अनवाल ने हाथ आगे बढ़ाया तो अहमद ने अनवाल का नरम नाजुक हाथ अपने हाथ में लिया। और अहमद से 8 साल छोटी थी, लेकिन अब अहमद को इसकी छोटी छोटी बातें और हरकतें दिल से अच्छी लगने लगी थी। और अब अनवाल के साथ साथ अहमद भी दरवाजे के साथ कान लगाए खड़े थे। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ते हैं। मेराल बेटी, तुम्हारे पेपर कैसे हुए?
तल्लत अली ने जैसे पूछा, मिराल जो कंफ्यूज बैठी थी एकदम चौंक कर अपने बाबा जान की तरफ देखा। जी बाबा जान अच्छे हुए हैं, मिराल ने मुख्तसर सा जवाब दिया। माशाल्लाह, तल्लत अली ने कहते हुए साथ ही साबरा बेगम की तरफ देखा। मिराल बेटी, वो तुम्हारे बाबा जान चाह रहे थे कि रमज़ान शुरू होने से पहले तुम्हारी शादी करते। साबरा बेगम ने तल्लत अली से इशारा मिलते ही बात शुरू की थी। लेकिन अम्मी इतनी जल्दी क्या है? मिराल को अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। मेरी बच्ची, इसमें जल्दी और देर वाली क्या बात है? बेटियों ने तो शादी करके एक ना एक दिन जाना ही होता है। साबरा बेगम ने मिराल का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है मिराल, इसलिए हम दोनों तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछने आए हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी में किसको चुनना पसंद करोगी, अहमद रहमान को या अरमगान शाह को। तल्लत अली ने ये कहकर तो जैसे मिराल को अंधे कुएं के किनारे पर खड़ा कर दिया था, जहाँ एक तरफ अंधेरा था तो दूसरी तरफ दलदल थी। मिराल ने अपनी माँ की तरफ देखा। मिराल के यूँ देखने पर साबरा बेगम ने मुस्कुराती हुई मिराल की तरफ देखा। जहाँ मिराल का वजूद टूट-फूट का शिकार हो रहा था, वहाँ साबरा बेगम के दिल में हलचल मची हुई थी। इसने आगे बढ़कर मिराल के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर को मुस्बत अंदाज में में हला कर रही थी। मिराल को बोलने को कहा था। वो तो पहले से जानती थी कि मिराल की क्या पसंद है। बोलो मिराल, हम इंतज़ार कर रहे हैं। तल्लत अली जो मिराल के बोलने का इंतज़ार कर रहे थे, इतनी देर खामोश रहने पर बोले। मिराल के दिल में अरमगान शाह की मोहब्बत चीख कर कह रही थी कि अरमगान के हक में फ़ैसला देकर अपनी मोहब्बत को अमर कर लो। लेकिन दिमाग था कि अपनी माँ के साथ हुई नाइंसाफ़ी और अपनी दादी के साथ होने वाले वाक़ये की वजह से दिल पर हावी हो रहा था। बोलो मिराल, साबरा बेगम ने कहा। मिराल ने अपना हाथ तर किया था। बाबा जान, आप अहमद रहमान के घर वालों को हाँ बोल दें। अरे! बदतमीज़ जो तो गुज़रना था वो गुज़र गया। अब माज़ी को लेके बैठने से क्या फ़ायदा? अगर तुम रमज़ान का कहती तो शायद 2 ख़ानदानों में हुई लड़ाई सॉल्व हो जाती। वैसे ये स्टोरी हकीकत से काफ़ी क्लोज़ लगती है। मिराल ने एक ही सांस में बोल दिया था। मिराल के इस फैसले पर जहाँ साबरा बेगम का दिल मुट्ठी में बंद हुआ था और चेहरे से मुस्कुराहट एक लम्हे को गायब हुई थी, वहाँ मिराल को अपना वजूद अब रेज़ा-रेज़ा होता महसूस हो रहा था। खुश रहो मेरी बच्ची। तल्लत अली मिराल के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कमरे से बाहर चले गए। मिराल की आंखों से 2 आंसू के कतरे निकलकर इसकी गोद में गिर गए थे। मिराल, ये तुमने क्या कह दिया है? तुम जानती भी हो क्या? साबरा बेगम के चेहरे पर हैरत थी। मिराल की तरफ देखा, जो सर झुकाए खड़ी बैठी थी। अफ़सोस हो रहा है मुझे मिराल तुम्हारे फैसले पर, और अब पता नहीं अरमगान क्या करेगा। तुम तो जानती हो इसे अच्छे से। साबरा बेगम ने अपना हाथ मिराल के हाथ से अलग करते हुए बेड से उठ गई थी। अम्मी प्लीज़ मेरी बात को समझिए। वो मैं अभी मिराल बोलती, साबरा बेगम अफ़सोस में नफ़ी में सर हिलाते हुए वहाँ से चली गई थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो यहाँ? तल्लत अली जैसे कमरे में से बाहर आए, अहमद और नवाल दोनों को दरवाजे के साथ चिपक खड़े थे। वो बाबाजान, नवाल भी कुछ कहती कि पीछे से साबरा बेगम आ गई थी। अच्छा ठीक है, तुम सब ड्राइंग रूम में आओ और साबरा बेगम, फरक बेगम और तैमूर अली को भी भेज दो। बाबाजान को मैं खुद ले आता हूँ। तल्लत अली ये कहकर वहाँ से चले गए थे। अम्मी, ये आपी ने क्या कर दिया? अनवाल ने चेहरे पर घबराहट दिए कहा, जिस पर साबरा बेगम कुछ कहे बगैर वहाँ से चली गई थी। अहमद भी खामोशी से वहाँ से चला गया था। अनवाल ने पहले मिराल के कमरे की तरफ देखा और फिर कुछ सोचते हुए अरमगान शाह का नंबर मिलाकर अपने कमरे की तरफ चले गए। मिराल के फैसले पर जहाँ घर के बाकी लोगों को एक धचका लगा था, वहीं ज़हीर अली भी शॉक्ड में थे कि मिराल ने यूँ अचानक अहमद रहमान से शादी का फैसला क्यों कर लिया था। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो अपनी नासमझी की वजह से सच जानने के बाद अपने फैसले से इन 2 ख़ानदानों में मज़ीद दूरियाँ पैदा कर गई थी। उफ़ अल्लाह! इतनी कम अकल लड़की कहाँ से आ जाती है? हीरोइन ऐसी होती है, कम अकल, कोई अकल नहीं होती इनको। हीरो सही करता है इनको डाँट के। ड्राइंग रूम में सब मौजूद थे, सवाए मिराल के, और अनवाल अरमगान शाह को कॉल करने के बाद जो इसने पिक नहीं की थी। सॉरी, अब ड्राइंग रूम की दीवार के साथ खड़ी अपनी बाकी की कार्रवाई मुकम्मल कर रही थी। लेकिन इसे पता नहीं था कि इसके आने वाली ज़िंदगी भी इस ड्राइंग रूम में मौजूद सब मेहमान तय करने वाले थे। मुझे तल्लत अली ने बता दिया है मिराल की रज़ामंदी के बाद, इसलिए आप सबको यहाँ इकट्ठा किया है कि हम शादी की कोई तारीख तय करके अहमद रहमान के घर वालों को बता सकें। ज़हीर अली की बात पर फ़रक बेगम ने चौंक कर साबरा बेगम की तरफ देखा। वही तैमूर अली भी सबको हैरत से देख रहे थे। और मिराल की शादी पर ही हम अहमद और अनवाल का निकाह कर देंगे। ज़हीर अली की बात पर जहाँ अहमद ने सर उठाकर अपने दादाजान को देखा था, जो वो कब से सोचों में ही गुम था, वहाँ दीवार के साथ लगी अनवाल के तो पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। किसी को कोई एतराज़ है तो भी बता दें। ज़हीर अली ने कहकर सब की तरफ देखा। दादाजान, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अहमद ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ बोलो अहमद, क्या बात है? क्या तुम्हें कोई एतराज़ है अनवाल के साथ निकाह पर? ज़हीर अली की बात पर फ़रक बेगम ने गुस्से से अहमद की तरफ देखा। सबके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि कहीं अहमद निकाह से इनकार न करते। दादाजान, मैं ये चाहता हूँ कि मेराल के निकाह से पहले मेरा और अनवाल का निकाह कर रखा जाए। अहमद की बात पर सबने आंखों को फैलाए इसकी तरफ देखा। अहमद, तुम होश में हो? बड़ी बहन को हम छोड़कर छोटी का पहले निकाह कर दें? तैमूर अली ने गुस्से से कहा। बाबाजान, मेरा यही फैसला है। अगर आप लोगों को कबूल नहीं है तो मेरी तरफ से फिर माज़रत है। अहमद की बात पर सब चुप। पहले कुछ गुस्से में और हैरत के मिलजुल तासरात लिए बैठे थे, सोच में पड़ गए थे कि अहमद ऐसा क्यों कह रहा था। अहमद ने सबके चेहरों की तरफ देखा। आई एम सॉरी अम्मी जान,
अम्मी, बाबा जान और आप सबको मेरे इस फैसले से शौक लगा, लेकिन मिराल के इनकार के बाद अब जो अरमगान शाह ने करना है, मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से मेरा और अनवाल का निकाह रुक जाए। अहमद जो देख सबको सबकी तरफ देख रहा था, लेकिन सोच दिल में रहा था कि तरह चला के भाई उसकी वजह से मेरा खाता ना क्लोज हो जाए। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मिराल की मेहंदी पर हम अहमद और नवाल का निकाह कर देंगे, ये तो घर की बात है। ज़हीर अली की बात पर इस सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और ये तय पाया था कि अगले माह की 15 तारीख को मिराल की शादी होगी, क्योंकि 2 दिन बाद ही रमज़ान शुरू होने वाला था। अब सब कुछ फाइनल होने के बाद जैसे ही सबने दुआ खैर के लिए हाथ उठाया, ड्राइंग रूम की दीवार के साथ लगे अनवाल धड़ाम से ज़मीन पर जा गिरी थी। अनवाल के यूँ गिरने पर सबकी नज़र अनवाल पर गई थी। अनवाल सबसे पहले अहमद परेशानी में उठ कर फ़ौरन अनवाल की तरफ गया। सब भी अहमद के पीछे गए थे। अनवाल, आंखें खोलो। अहमद ने अनवाल को सर अपनी गोद में रखते हुए कहा, ताई जी ये बेहोश हो गई है, मैं इसे कमरे में लेकर जा रहा हूँ, आप डॉक्टर को बुला लें। अहमद सबकी परवाह किए बगैर अनवाल को अपनी बाहों में उठाए इसके कमरे की तरफ ले गया था और अब एक दूसरे की शक्ल की तरफ देख रहे थे। फ़रक बेगम और तैमूर अली को अपने बेटे पर फ़ख्र हो रहा था कि वो अभी से ही अनवाल का इतना ख्याल रख रहा था। ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, इन्हें कोई सदमा लगा है इसलिए बेहोश हो गई हैं, अभी कुछ देर तक होश में आ जाएंगी। डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा। मिराल अनवाल के पास ही इसके बेड पर बैठी हुई थी। डॉक्टर की बात सुनकर इसकी सांस पे सांस आई थी। तैमूर अली डॉक्टर को छोड़ने बाहर गेट की तरफ चले गए थे। अल्लाह ही मालिक है मेरी बेटियों का, नहीं तो दोनों कोई कसर नहीं छोड़ ही माँ को सदमे पर सदमा देने के लिए। साबरा बेगम की बात को वहाँ खड़े हर बंदे ने कोई खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन मिराल अपनी माँ की बात को समझ गई थी। क्या अम्मी वो सब भूल गई हैं जो इनके साथ हुआ था? क्या अम्मी को मेरा फैसला मंजूर नहीं है क्या? मिराल ने अपनी माँ की बात पर गहरी सांस लेते हुए इनकी तरफ देखा, जो बेड की दूसरी तरफ बैठी अनवाल के चेहरे पर पड़े बालों को ठीक कर रही थी। एक मरतबा तुम अपनी माँ से पूछ तो लेती। अनवाल को होश आ चुका था। इसने रो रो के घर सर पर उठा लिया था कि वह अहमद से शादी नहीं करेगी। अनवाल, मुझसे 2 थप्पड़ खाओगी अगर एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से निकाला तो तुमने। तंग करके रखा हुआ है माँ को तो कुछ ख्याल ही नहीं है। साबरा बेगम और मिराल जो नमाल को कब से चुप करवा रही थी, अब साबरा बेगम का सबर जवाब दे गया था और मिराल जानती थी कि इसकी माँ की अब हर बात का रुख इसकी तरफ है। मिराल अनवाल को वहाँ छोड़कर अपने कमरे में आ गई थी। अनवाल, एक लफ्ज़ भी नहीं मुँह से निकालना, समझी? तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन ने क्या कारनामा अंजाम दिया है? अरमगान के रिश्ते से इनकार करके वो, और अब तुमने ऐसी कोई बात की ना तो सारी ज़िंदगी मुझसे बात मत करना। अहमद बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा और अपनी को कौन सी तुम्हारी शादी हो रही है? निकाह ही है ना? जब तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तब शादी का सोचेंगे। अब मैं दूध लेकर आती हूँ, एक भी आंसू बहाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साबरा बेगम ये सब कहकर जैसी बाहर निकल गई, अनवाल को अपना दुख भूलकर रमगान शाह का याद आ गया था। वह तब से कॉल कर रही थी और रमगान शाह इसकी कॉल नहीं उठा रहा था। अनवाल ने अपने आंसू साफ करते हुए जैसे कॉल मिलाई, पहली बेल पर ही रमगान शाह ने कॉल उठा ली थी। वो जो किसी मीटिंग में बिजी था। मीटिंग खत्म होते ही वो जैसे कमरे से बाहर आया, इसने मोबाइल पर अनवाल की बेतहाशा कॉल देखी थी। इससे पहले वो कॉल करता अनवाल की कॉल आ गई थी। अनवाल ने सलाम को भूलते हुए अपनी सूसू करती आवाज़ में सारी कहानी 2 सांसों में बता दी थी। जहां अनवाल ने अपनी 2 सांसों में बताया था, वहां अरमगान शाह को सांस लेना भूल गया था। अरमगान शाह फौरन अपने कमरे की तरफ बढ़ा और टेबल से मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाते हुए वो ऑफिस से निकल गया था। ऑफिस से घर का रास्ता कैसे तय हुआ था ये अरमगान शाह ही जानता था। साबरा बेगम अनवाल को दूध देकर सोने का कहकर जैसे कमरे से बाहर ही सामने साथ अरमगान शाह को देखकर इसके कदम वहीं रुक गए थे। बड़ी फूफो मिराल कहाँ है? अरमगान शाह की सुर्ख होती आंखें देखकर साबरा बेगम का दिल डर गया था। वो अपने कमरे में है, लेकिन तुम मेरी पहले बात सुनो। साबरा बेगम की बात वहीं रह गई थी और मगान शाह लंबे लंबे ढक भरता हुआ मिराल के कमरे की तरफ चला गया था। अपनी जिंदगी का फैसला करके अपनी खुशियों को अपने हाथों से दफन करके मिराल कमरे की खिड़की खोले अपनी हालत पर मातम कर रही थी, जब कमरे का दरवाजा एकदम खुला। दरवाजा खुलने की आवाज़ पर मिराल ने मुड़कर जब देखा तो इसका सांस वहीं रुक गया था। अपने सामने खड़े इस शख्स को देखा जिसके ख्वाब वो बचपन से आंखों में सजाए बैठी थी, और अब अपने ख्वाबों को इसने खुद नोच कर अपनी आंखों से निकाल फेंका था, और सामने खड़े शख्स की मोहब्बत को रोनते हुए खुद भी खाली हाथ रह गई थी। क्यों किया तुमने ऐसा मिराल, क्यों किया? अरमगान शाह बात करते हुए अपने कदम आगे को बढ़ा रहा था और मिराल की तो जैसे जिस्म से जान निकल रही थी, लेकिन इसने खुद को मजबूत रखते हुए अपने अंदर की हालत को बाहर नहीं आने दिया था। तुम जानते हो अरमगान, मैंने ऐसा क्यों किया? जिस सच को मुझसे इतने अरसे से छुपाया गया था, वो सब जानने के बाद मैं कैसे तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजार लूँ? कैसे इस औरत के साथ एक घर में रह लूँ जिसने मेरी माँ की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी और मेरी दादी? मिराल अभी बोल रही थी कि अरमगान शाह गुस्से से आगे बढ़ा और मिराल के दोनों बाजू को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए अपनी सुर्ख होती आंखों से मिराल की तरफ देखा। वहीं साबरा बेगम जो अरमगान शाह का गुस्सा देखकर मिराल के कमरे की तरफ आई थी, मिराल की बात सुनकर इसके कदम वही। बकवास बंद करो अपनी मिराल, और ज़बान संभाल कर बात करो। वो कोई औरत नहीं, मेरी माँ है और तुम्हारी बड़ी फूफो हैं, और तुम जानती कितना हो इस सब के बारे में? जो कुछ हुआ था, लगता है कि तुम अभी तस्वीर का एक रुख देख लिया है
और दूसरा रुख देखना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें मैं दिखाना चाहता हूँ। तुम्हें भी पता चले कि तुम्हारे फैसले से मज़ीद क्या कुछ होने वाला है। अरमकान शाह की बातों से मिराल के दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। इसका वजूद काँप रहा था। मेरा दिल कर रहा है कि थप्पड़ जोर के रख के मिराल के मुँह पे मार दूँ। इतनी बेवकूफ़ लड़की है ना ये। मैंने कुछ नहीं सुना। मिराल बामुश्किल कह पाई थी, नहीं तुम्हें सुनना होगा। इस बार अरमगान शाह की आंखों में सुर्खी के अलावा नमी भी थी। तुम्हें पता है मैंने अपनी माँ को पल पल मरते देखा है, रात को उठ उठ कर रोते हुए देखा है, अपने डैड की आंखों में अपनी बहनों को देखने की हसरत को देखा है। इनके लहजे में वो तड़प देखी है जो अपनों की दूरी की वजह से होती है। मैंने अपने नाना जान की आंखों में अपनी बेटी की जुदाई के गम को देखा है। वो अपनी दोनों फूफों की आंखों में अपने भाई की मोहब्बत को पाने की ख्वाहिश देखी है। तुम कैसी बेटी हो जो अपनी माँ के जज्बात को नहीं पहचान सकी। अभी मैं आया तो मुझे एक पल में महसूस हो गया था इन्हें देख करके वो तुम्हारे फैसले से खुश नहीं है। हमें तो अपनों को मिलाना चाहिए, लेकिन तुमने तो ये फैसला करके इनमें मजीद दूरियां पैदा कर दी हैं। आखिर तुमने साबित कर दिया कि तुम तल्ले तली की बेटी हो जो कब किसी भी जज्बात से आ रही हैं। और मिराल मेरी बात सुनो। अरमगान शाह के लहजे में फिर से गुस्सा आ गया था। इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। इसी आलम में अरमगान शाह ने मिराल के बाजू पर अपनी गिरफ्त भी मजबूत की थी। दफा हो जाए, मर जाए जाके ये कहीं पे। छोड़ो मेरा बाजू। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छूने की। मिराल के आंसू बेख्तियार इसकी आंखों से निकल पड़े थे। और अपनी माँ की वकालत मत करो। तुम भी वैसे ही हो। अब भी अपने मतलब के लिए यहाँ आए हो। वो जो बुत बने खड़ी थी अपने बाजू पर गिरफ्त मजबूत होते ही वो दर्द से बोल उठी। मिराल की इस बात पर अरमगान शाह ने फौरन अपने हाथ मिराल के बाजू से अलग किया। मिराल तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही। जो कुछ हमारे खानदान में हुआ इसमें मेरा या तुम्हारा क्या कसूर है। मैंने कुछ नहीं किया और ना ही तुमने, और तुम मुझे ही गलत कह रही हो। अब की बार अरमगान शाह मिराल की हालत देखकर नरम पड़ा था। इसका लहजा भी नरम था। शायद मिराल खुद को इतना नहीं जानती जितना अरमगान शाह इसे जानता था। वो मिराल की आंखों में अपने लिए प्यार तो देख चुका था, लेकिन अब इसके बदलते रवैये पर वो तड़प गया था। मिराल अरमगान शाह का ये रूप देखकर चौंकी थी, जिसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी। आज जिसके अंदर इतना गुस्सा और दर्द कैसे आ सकता था। अरमगान शाह की तरफ देखते हुए मिराल ने सांस अंदर की जानिब खींचा। ओके, मैं अब मज़ीद कोई बहस नहीं करूँगा, ना ही कोई बात। अब मैं अमली तौर पर करके दिखाऊँगा और तुमने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर कर दिया है। मिराल तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी अमानत हो। तब से जब तुमने पहली बार आँख खोली थी, और अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, समझी? मैंने अपने हर एक ख्वाब में तुम्हें देखा है, तुम्हें सोचा है। मेरी दुआएं तुमसे शुरू होकर तुम पर ख़त्म होती हैं। तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम इस शादी से इनकार कर दोगी? मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने अपनाऊँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। और मिस्टर तल्ला तली भी, और तुम भी इसमें कुछ नहीं कर सकोगी, ये तुम भी देख लेना। अरमगान शाह ने अपनी बात मुकम्मल की और आगे बढ़कर बुत बनी मिराल की गालों से आंसू साफ करते हुए बाहर चला गया था। मिराल वहीं बेबस खड़ी रही। एक तरफ इसकी मोहब्बत थी तो दूसरी तरफ वो सब कुछ इसकी फैमिली के साथ हो चुका था। वो क्या गलत कर बैठी थी, या जो किया था वो ठीक था? गलत था, ज़ाहिर सी बात है, पास्ट था। और अब मौका मिल रहा था उसे अपनी माँ को उसके भाइयों से मिलाने का। गधी कहीं की। अरमगान शाह जैसे कमरे से बाहर निकला तो साबरा बेगम को बाहर खड़े देखकर सर झटक कर वहां से चला गया। और साबरा बेगम वही सर पकड़ कर रह गई थी। मिराल की वो सब बातें सोचकर साबरा बेगम अंदर कमरे में दाखिल हुई, जहाँ मिराल बेड पर बैठ के कोनों को अपनी मुट्ठी में दबोचे अपनी किस्मत पर रो रही थी। मिराल अब रोने का कोई फायदा नहीं है। अरमगान जो कह कर गया है वो सब ठीक है। तुम तस्वीर का एक रुख देख रही हो। हम नफरत को जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मोहब्बत को बढ़ाने के लिए और सब कुछ भूल जाने के लिए बड़ा दिल चाहिए होता है, और तुम में वो दिल नहीं है मिराल। साबरा बेगम की बात पर मिराल ने चौंक कर अपनी माँ की तरफ देखा, जो अब कमरे से बाहर जा रही थी। अम्मी, मिराल से रहा नहीं गया तो वो अपने फैसले से बेचैन हो रही थी, और अब साबरा बेगम ने भी बातों ही बातों में से एहसास दिला दिया था कि इसका फैसला गलत था। मिराल के यूँ पुकारने पर साबरा बेगम ने मुड़कर पीछे देखा तो इसके सामने मिराल खड़ी थी। अम्मी, आप भी ऐसी बातें कर रही हैं? मैंने तो सुना है सब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और आपने तो सब देखा और बर्दाश्त किया है। आप पर जो गुजरी है वो आप सब कैसे भुला सकती हैं, और फूफो के साथ रिश्ता कैसे जोड़ सकती हैं? मिराल की बात पर साबरा बेगम ने एक सर था भरी और फिर एक मुस्कुराहट के साथ मिराल की तरफ देखा। तुम जिस बात और सोच के लिहाज से पूरी अपने बाबा जान की कॉपी हो, वो भी ऐसे ही हैं। बस इन्हें अपनी बात अपनी सोच दुरुस्त लगती है। इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कोई किस हाल में है, ये इन्हें एहसास नहीं होता। मिराल, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने बाबा जान की तरह बनो, जो रिश्तों का एहसास तो करते हैं लेकिन अपनी अना को सामने रखकर वो फैसले करते हैं। अब तुम मुझे खुद बताओ कि तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, और बीमारी और शिफा भी? बोलो। साबरा बेगम ने मिराल का हाथ पकड़ते हुए कहा, जिस पर मिराल ने साबरा बेगम की तरफ देखा। जी अम्मी, मेरा यकीन है। मिराल की आंखों में आंसू के कतरे निकल कर गालों पर फिसल रहे थे। तो फिर क्यों इतनी बदगुमानी तुमने अपने दिल में अचानक पैदा कर ली है? तुम्हारी दादी जान का इस दुनिया से जाना अल्लाह को यही मंजूर था। इसके हाथ में क्या कुछ नहीं है। अगर तुम्हारी दादी जान की ज़िंदगी ज़्यादा होती तो क्या इस अल्लाह के लिए ये मुश्किल था कि वो इन्हें ज़िंदा रखते? और मेरी बीमारी, मैं तो शुरू से ही बहुत हसास थी। घर में जब कोई बात होती तो मुझे सबसे पहले बुखार होता या बेहोश हो जाती थी, जैसे अब बनवाल हुई थी।
ये सब भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होता है और अल्लाह की तरफ से आज़माइश होती है। वो ज़ात देखती है कि मुश्किल वक़्त पर मेरा बंदा क्या करता है। तो तुम्हारे बाबा जान ने तो सबको माफ़ करने के बजाय अपने रिश्तेदारों से ही ना सिर्फ़ खुद ताल्लुक़ तोड़ दिया बल्कि मुझे भी मना कर दिया। अब तुम बताओ कि जहाँ हमारे नबी पाक ने रिश्तेदारों से प्यार मोहब्बत से रहने का दर्स दिया है, सिला रहमी का कहा है, वहाँ ताल्लुक़ तोड़ना ठीक है क्या? एक गलती और ऊपर से अना में आकर तुम्हारे बाबा जान ने कर दी और अब दूसरी गलती तुमने कर दी। और तुम्हें पता है कि अना में किए गए फ़ैसले दुःख के सिवा कुछ नहीं देते और मुझे बस इस बात का अफ़सोस है कि तुम भी अना में आ गई थी और तुम्हें अरमगान की मोहब्बत नज़र नहीं आई। साबरा बेगम की बात खत्म होती मीरान ने अपने आंसू से भरे चेहरे के साथ अपनी माँ को गले लगा लिया था। अम्मी मुझसे गलती होगी, मैंने सब बर्बाद कर दिया, मैंने अरमगान को खो दिया। अम्मी मैं क्या करूँ, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। मिराल हिचकियाँ लेकर रो रही थी। आज साबरा बेगम ने मिराल की आंखों से अना का पर्दा हटा दिया था। वो जो तल्ला तली की आंखों से तो नहीं हटा सकी थी, लेकिन अपनी बेटी को सही रास्ता दिखा दिया था। बस मेरी बच्ची चुप कर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अरमगान ऐसे तुम्हें नहीं छोड़ सकता। बस दुआ करो कि अल्लाह सब ठीक करते, सब कुछ आराम आराम से हो जाए सॉरी, नहीं तो तुम्हारे एक गलत फैसले से कुछ बुरा ना हो जाए। साबरा बेगम ने मिराल के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर इसके आंसू साफ किए थे। अम्मी अम्मी दादा जान आपको बुला रहे हैं, अनवार ने अंदर आते हुए कहा तो साबरा बेगम ने मिराल के माथे पर बोसा दी और कमरे से बाहर निकल गई थी। आपी आपने अच्छा नहीं किया, मैं आपसे नहीं बोलती, आपने मेरे प्यारे से भाई को हर्ट किया है। अनवार अपना गुस्सा दिखाकर मिराल की कुछ सुने बगैर कमरे से चली गई थी और मिराल वहीं बेड पर बैठ गई थी। आज इसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि इसने बस अपने दादा जान से हकीकत जानने के बाद क्यों नहीं सबकी खुशी देखी, क्यों नहीं अपनी माँ से पूछा वो क्या चाहती है और क्यों नहीं अपने दादा जान से पूछा। मिराल इन्हीं सोचों में गुम बेड पर करवट लेकर लेट गई थी। आंखों में नमी और चेहरे पर उदासी आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। यहाँ से मैं नावल कंटिन्यू कर रही हूँ, तो प्लीज़ अगर बैकग्राउंड पे कोई शोर आता है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें, क्योंकि साथ वाले जो हैं वो कबूतर उड़ाते हैं छत पर, तो उन लोगों की आवाज़ इस तरह से आएंगी, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कर लीजिएगा। मिराल, मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। जो भी तुम्हारी आंखों में आंसू लेकर आएगा उससे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। 6 साल की मिराल का हाथ अपने हाथों में लिए अरगमान शाह मिराल को तसल्ली दे रहा था, जो उसके बाबा जान के डांटने पर रो रही थी। माजी की यादों को याद करते मिराल के आंसुओं में रवानगी आ गई थी। अरमगान, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी, मुझे माफ़ कर देना। मिराल रोते हुए कब की उसकी आंख लगी उसे पता भी नहीं चला था। शादी की तैयारियां रूज पड़ती। हॉल में मिराल सच्ची दुल्हन बनी बैठी थी। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। सब अपने चेहरों पर खुशी लिए बैठे थे। अहमद रहमान मिराल के साथ अपनी बावकार शख्सियत के लिए बैठा था। मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। तिलहत अली ने जैसे ही कहा, मिराल का दिल मानो मुट्ठी में आ गया था। मौलवी साहब ने इजाज़त मिलते जैसे निकाह शुरू किया, हॉल में लोगों की आवाज़ आना बंद हो गई थी और साथ ही गूंजे गंभीर आवाज़ ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। ये सब क्या हो रहा है? कौन सा ड्रामा चल रहा है यहाँ? एक रोबदार आवाज़ हॉल में गूंजी थी, जहाँ सब निकाह शुरू करने से पहले चेहरों पर खुशी और मुस्कुराहट से जाए खड़े थे, वहीं अब सबके चेहरों पर हैरत और तजस्सुस था। वो लंबे लंबे डग भरता स्टेज की तरफ आ रहा था। ब्लू कलर की जीन्स पहने, ऊपर व्हाइट कलर की टी शर्ट पहने, वो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो शादी अटेंड करने आया था। गुस्से से उसके चेहरे का रंग सफ़ेद से सुर्ख हो रहा था। तलहत अली साहब, आप मेरी बीवी का निकाह किसी और के साथ कैसे कर सकते हैं? और मगान शाह ने जैसे स्टेज पर आते ही कहा, उस सब के तो जैसे ज़मीन से जिस्म से रूहें खल्क़ के हकीकी की तरफ परवास कर गई थी। वो तो ये लिहाज भी भूल गया था कि उसके सामने उसकी माँ का भाई खड़ा था। अरमगान शाह की आवाज़ सबको सुनकर स्टेज पर सोफे पर बैठी वो सिंथ नाजुक मिराल अली ने बेयकीनी के साथ अरमगान शाह की तरफ देखा, जो दिल में हज़ारों जज्बात और खुशियाँ लिए बैठी थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम अरमगान शाह? कौन बीवी? किसकी बीवी? तलहत अली की जिससे सांसें रुक गई थी। अंकल, माना कि मिराल अली के दिमाग पर चोट लगी थी, वो अपनी याददाश्त भूल चुकी थी, लेकिन आप तो बड़े हैं ना कि आपको भी कोई सदमा पहुँचाए जो आप भूल गए हैं कि मेरा और मिराल का निकाह हो चुका था बचपन में। अरमगान शाह के एक और इंकशाफ ने सब कुछ झंझोड़ कर रख दिया था। बचपन के निकाह को सुनकर मिराल फौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। उसका वजूद एक लम्हे को लर्जा था। एक सर्द सी लहर उसके जिस्म में सरायत कर गई थी। आंखों में चमक तो थी, लेकिन दिल था जो बेतरतीब तरीके से धड़क रहा था, जो मुसलसल ये कहने को बेताब हो रहा था कि तुम कहाँ थे मेरे ख्वाबों के शहजादे? इतने वक्त से क्यों मुझे इन जालिम लोगों के हवाले कर दिया था? हॉल में सब पर सख्ता तारी हो चुका था, सिवाय इस बहादुर अरमगान शाह की, जो न जाने इतनी हिम्मत कहाँ से लाकर सबको हैरान कर रहा था। चलो मिराल, इस दुनिया से दूर चले जाएं। अरमगान शाह ने आगे हाथ बढ़कर मिराल का हाथ पकड़ा और मिराल ने खुशी खुशी अरमगान शाह के हाथ में अपना हाथ दिया। तो मेरी बेटी को कहीं नहीं ले जा सकते, छोड़ो उससे। एक तरफ से अरमगान शाह ने मिराल का हाथ पकड़ा था, तो दूसरी तरफ तिलहत अली ने मिराल, दोनों के दरमियान किसी मोहरा की तरह लग रही थी। बाबा जान, जाने दें मुझे, बाबा जान, मुझे अरमगान के साथ जाने दें। मिराल नींद में बुड़बुड़ा रही थी, तब इनवाल ने टेबल पर रखे पानी का गिलास उस पर उंडेल दिया था। बस कर दो, ख्वाब देखना। आप ही आपका अरमगान दोपहर से गायब है, उसका कुछ पता नहीं है और अब रात
होने वाली है। नंबर भी उनका ऑफ जा रहा है। इनवाल ने पानी गिराने के साथ साथ मिराल पर अरमगान शाह की गुमशुदगी का भी बम गिरा दिया था। वो जो ख्वाबों की दुनिया में पहुंची हुई थी और इनवाल ने उस पर ऐसे पानी गिरा दिया था जैसे उसने खुद अपनी ख्वाहिशात पर पानी गिराया था। चेहरे पर से पानी साफ करते वो शौक बैठी हुई इनवाल की बातें सुन रही थी। आप ही कॉल करें, अरमगान भाई को पता नहीं बेचारे किस हाल में होंगे, इनवाल कहते हुए वहाँ से चली गई थी। मिराल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अरमगान शाह को कॉल कर सके। उसने जितनी बातें अरमगान को सुना दी थी, अब उसका सामना करना तो दूर की बात, वो तो कॉल भी नहीं कर पा रही थी। अरमगान शाह का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। रात गुजर गई थी और अब दिन चढ़ आया था। दोनों घरों में बेचैनी थी। एक तरफ फरीदा बेगम अपने बेटे के लिए परेशान थी तो दूसरी तरफ जहीर अली के घर वाले अलग से परेशान थे। 2 दिन बाद मिराल की शादी थी और इस खुशी में भी घर का माहौल अफसरदा था। शाम के साथ ढल रहे थे जब ड्राइंग रूम में अरमगान शाह ने कदम रखा। वसीम शाह फरीदा बेगम अपने बेटे को देखकर बेयकीनी की हालत में खड़े हुए थे। मेरा बेटा कहाँ चला गया था? फरीदा बेगम ने आगे बढ़कर अरमगान शाह को गले से लगाया। मैं यहीं था माँ, बस आपकी बहू को लाने के इंतजाम कर रहा था। अरमगान शाह की बात सुनकर वसीम शाह और फरीदा बेगम के चेहरों पर हैरत आ गई थी। क्या मतलब अरमगान, क्या करना चाह रहे हो तुम? वसीम शाह ने परेशानी से पूछा। डैड, आपने तो कहा था कि आप मेरा साथ देंगे, तो अब आप परेशान क्यों हो रहे हैं? और बेफिक्र है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि आप लोगों को शर्मिंदा होना पड़े, बल्कि आपको मुझ पर फख्र महसूस करेंगे। अरमगान शाह की बात सुनकर वसीम शाह मुस्कुरा दिया। माँ, मेरा कमरा ज़रा अच्छे से तैयार कर दो और हाँ, मेरे कमरे में सिर्फ गुलाब के साथ गेंदे के फूल भी लगाइएगा। आपकी बहू को वो बहुत पसंद है। मैं ना ज़रा नाना जान से मिलकर आया। अरमगान शाह के चेहरे पर पुरसुकून तासुरात देखकर वसीम शाह और फरीदा बेगम को भी हौसला हुआ था। जहीर अली के घर कदम रखते ही सब अरमगान को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई रूह देख ली हो। अरमगान भाई, आप आ गए? इनवाल ने आगे बढ़कर अरमगान को कहा, जिस पर अरमगान शाह ने मुस्कुराते हुए इनवाल के सर पर हाथ रखा। छोटी, तुम भी दुल्हन ही हो, अपने कमरे में रहो, कहीं चोट वगैरह ना लगा लेना। और हाँ, मैंने तो तुम्हारा शुक्रिया करना था कि तुमने मेरे नलायक भाई की ज़िंदगी में शामिल होने की हामी भर ली थी। ओहो, हेलो, ये नलायक किसको कहा तुमने? पीछे से आती आवाज़ पर इनवाल का दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो गई थी और उसने भी अपने रिश्ते को कबूल कर लिया था। इससे पहले अमर की नज़र इनवाल पर पड़ती, इनवाल वहाँ से गायब हो गई थी। हाँ भाई मजनू, सब ठीक है ना? अमर ने इनवाल को जाते हुए देखा और मुस्कुरा कर अरमगान शाह के पास आया। हाँ, सब ठीक है, बस तू अपना निकाह जल्दी से कर ले, ये ना हो कि हमारे प्यारे बड़े मामू जान इस बात से भी मुकर जाएं। अरमगान शाह की बात पर दोनों का कहकर ड्राइंग रूम में बुलंद हुआ। वहाँ दूसरी जाने मिराल, जिसकी दिन रात इसी बेचैनी में गुजर रहे थे कि अरमगान शाह ने अपने साथ कुछ कर न लिया हो, और अब अरमगान की खबर मिलते ही फ़ौरन उसको देखने आई थी। और अब उसका जानदार कहका सुनकर और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और सुकून देखकर वो जो कहीं से भी उदास नहीं लग रहा था, मिराल का दिल एकदम धड़का था। वो तो सोच कर बैठी थी कि अरमगान शाह उसकी शादी को रोक देगा और उसकी गलती को ठीक कर देगा, जैसे वो बचपन में करता था। जब भी मिराल कोई गलती करती, वो घर वालों को खबर होने से पहले उसे ठीक कर देता था। अरमगान शाह को देखते हुए अब मिराल मायूसी से अपने कमरे की तरफ चली गई थी। इसके दिल से आवाज़ आई थी कि उसने आज अरमगान को मुकम्मल खो दिया था। कहाँ थे साहबजादे? कल से जहीर अली ने ड्राइंग रूम में आते हुए कहा, और साथ तैमूर अली और तलत अली भी थे। अरमगान शाह ने झुककर जहीर अली के हाथ को पकड़ते हुए चूमा। नाना जान, वो बस काम के सिलसिले में मुझे अचानक जाना पड़ गया था, बिजी था, इसलिए बता नहीं सका। अरमगान शाह के जवाब पेश करने पर तिलहत अली अफसोस से निफी में सर हिलाते हुए अंदर चला गया था। उन्हें क्या हुआ है? अरमगान शाह ने तिलहत अली को जाते हुए देखा तो पूछा। कुछ मत पूछो अरमगान, आज तुम्हारे मामू भी तुम्हारे लिए परेशान हो गए हैं और उन्हीं के कहने पर हम पुलिस स्टेशन जा रहे थे तुम्हारी गुमशुदगी का पता चलाने। वो तो अनवाल की कॉल आ गई थी और हम वापस आ गए। तैमूर अली के बताने पर अरमगान शाह ने अपनी मुस्कुराहट दबाकर अहमद की तरफ देखा। मतलब कि बर्फ पिघल रही है, अहमद ने अरमगान के कान में कहा, तो लेकिन पास खड़े जहीर अली ने सुन लिया था। छोटे मामू, कोई काम हो तो बता देना, मैं यही हूँ। अरमगान शाह की बात पर तैमूर अली और जहीर अली दोनों अरमगान शाह के कंधे पर हाथ रखते हुए वहाँ से चले गए थे। आज मिराल की मेहंदी थी और मिराल बेड पर लेटी कंबल मुंह में रखे लेटी हुई थी। मिराल, उठो, क्या मातम बिछा के सो रही हो? उठो मेरी बच्ची, आज इनवाल का निकाह है, अगर तुम्हें अपनी शादी की खुशी नहीं है तो बहन की खुशी में शामिल हो जाओ। फ़रक बेगम ने मिराल के ऊपर से कंबल हटाते हुए कहा। चाची जान, मुझे नहीं जाना कहीं भी। मिराल दोबारा से अपने ऊपर कंबल ओढ़कर लेट गई। मेरी बच्ची, क्यों बदगुमान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा, फरहा बेगम ने कहा तो मिराल ने एक झटके से कंबल अपने ऊपर से उतारा। कैसे सब ठीक हो जाएगा चाची जान? क्या मेरी शादी अरमगान से हो जाएगी क्या? और जो मैंने वो सब उसे कहा, वो क्या वो सब भूल जाएगा चाची जान? नहीं ना, तो ऐसे सब ठीक हो जाएगा। मैं किसी और के होने जा रही हूँ और वहाँ मिस्टर अरमगान शाह मेरी शादी की तैयारी में मसरूफ़ हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जैसे कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे। मिराल के उन कहने पर जहाँ फ़र्क में वो मुस्कुराई थी, वहीं दरवाजे की दूसरी तरफ अरमगान शाह के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई थी।
मिराल की बात पर जहां अरमगान शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वहीं उसकी अगली बात पर अरमगान शाह के चेहरे पर सर्दगी आ गई थी। जब मिराल ने फरख बेगम से फरीदा बेगम की बात की, चाची आपको क्या लगता है कि फरीदा पुप्पो ने सब क्यों किया था? क्योंकि वो भी तो एक औरत थी ना, वो किसी दूसरी औरत को इतना दुख क्यों दे सकती, जानते हुए भी कि अगर वो उसकी जगह पर होती तो इतनी ही तकलीफ होती जितनी वो दूसरों को दे रही हैं। मिराल की बात पर फरख बेगम अभी बोली ही थी कि दरवाजे के पास खड़े अरमगान शाह ने अपने कदम वापस ले लिए। मिराल मेरी बच्ची, हर कोई ऐसा सोचना शुरू कर दे तो जिंदगी और दुनिया जन्नत ना हो जाए। यही इंसान के अंदर का गुरूर, अना और नफ्स होता है जो अपनी बढ़ाई खुद बयान कर रहा होता है, और जब वो गुरूर और अना के नशे में आकर नफ्स और शैतान की पैरवी करके अपना नुकसान कर लेता तो तब उसे एहसास होता है कि वो क्या कर बैठा है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने तौबा की सूरत में अपने बंदों पर मेहरबानी की है कि जब वो अपने नफ्स और शैतान की बातों पर आकर कुछ गलत कर बैठे तो अपने रब के सामने गिड़गिड़ा कर तौबा करें और माफ़ी मांगे। और फिर अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है, तो वो अपने बंदों पर मेहरबान होता है और उसकी तौबा कबूल कर लेता है और उसे माफ़ कर देता है। बस माफ़ न करने की आदत तो बंदों में है, जो अपनों को माफ़ नहीं करते और सारी ज़िंदगी उनके बगैर गुजार लेते हैं। और जब वक्त हाथ से निकल जाता है तो हमारे अपनी दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, तो फिर हमारे हाथ कुछ नहीं रहता, सिर्फ पछतावा के। इसलिए माफ़ करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे अल्लाह को बहुत पसंद है। और अब उठो, तैयार हो जाओ, 3 घंटे रह गए हैं इनवाल के निकाह में। तुम उसकी बड़ी बहन हो। उस वक्त एक लड़की को माँ बाप के साथ साथ बहन का साथ भी चाहिए होता है। तो शाबाश, उठो और अपने दिलो दिमाग से सारे ख्यालात निकाल दो और अल्लाह पर भरोसा करो, सब ठीक कर देगा वो। फरख बेगम ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए बेड से उठकर मिराल के माथे पर बोसा दिया और कमरे से बाहर आ गई थी। मिराल जो रात से बेचैन थी, एक उम्मीद और एक हौसला उसके अंदर जगा था कि अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देगा। चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और दिल में सुकून आ गया था। मिराल ने गहरा सांस लिया और बेड से उठते हुए अलमारी की तरफ आई, जहाँ उसकी मेहंदी का ड्रेस पड़ा था। इनवाल सफ़ेद रंग के जोड़े में जिस पर गोल्डन रंग का दुपट्टा था, मेकअप के नाम पर हल्की सी लिपस्टिक लगाई हुई थी। अपने धड़कते दिल के साथ स्टेज पर बैठी हुई थी और साथ ही एमर अपने चेहरे पर अपनी खुशी के साथ अपनी शरारतों को बमुश्किल रोके बैठा था। इनवाल के दाएं जाने में मिराल अपने मेहंदी का चूड़ा पहने खड़ी थी, हल्के पीले रंग का सूट, उस पर मल्टी शेड्स का दुपट्टा लिए, मेकअप से साफ चेहरा लिए। उसकी सारी तवज्जो इनवाल पर थी, लेकिन एमर की दूसरी तरफ बैठे अरमगान शाह की पूरी तवज्जो मिराल पर थी। उसकी मुस्कुराहट से लेकर एक एक बात पर वो दिल फिदा कर रहा था। बस कर दें यार, आज ही देख लोगे तो कल क्या करोगे? एमर ने अरमगान शाह को कोनी मारते हुए कहा। पता नहीं कल वो सितम कर मुझे देखने भी देती है कि नहीं, क्योंकि मैडम की सोचें बहुत अजीब है। अरमगान शाह ने एमर के कान में धीमी आवाज़ में कहा, जो खुद काले रंग की शलवार कमीज में अपनी शख्सियत को चार चांद लगा रहा था। फरीदा बेगम ने तो अपने बेटे का सदका देते हुए उसे जहीर अली के घर भेजा था। क्यों, क्या हुआ? हमारी भाभी प्लस कसन को। एमर ने भी तो थोड़ा झुककर अरमगान शाह से कहा। इट्स पर्सनल, अरमगान शाह ने कहते हुए अपनी शर्ट के आस्तीनों को फोल्ड किया। अच्छा तो ये बात है, जॉब पर मैं कल तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहा। एमर ने मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है, ना करो, नाना जान मेरे साथ हैं। अरमगान शाह ने एक नया इंकशाफ किया। व्हाट? एमर की आवाज़ इस बार ऊंची हुई थी कि सबने एमर और अरमगान शाह की तरफ देखा। तुम दोनों का ही निकाह करवा देते हैं। जितनी तुम दोनों की बातें खत्म नहीं हो रही, तैमूर अली ने एमर को आंखें दिखाते हुए कहा। तो जहाँ एक मुस्कुराहट की लहर इनवाल के चेहरे पर आई थी, वहाँ मिराल ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू पाया। इससे पहले एमर आगे से बोलता जहीर अली और तिलत अली निकाह खवा लेकर आए, और सबकी मौजूदगी में इनवाल ने एमर को अपनी सारी जिंदगी का मुहाफिज तस्लीम कर लिया था, और एमर ने दिलो जान से इनवाल को अपनी जिंदगी का साथी बना लिया। निकाह होने के बाद सबने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मुझे तो मुबारकबाद नहीं दोगी या मैं खुद वसूल कर लूँ? एमर ने थोड़ा झुककर इनवाल को कहा। तो इनवाल जो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए सबकी तरफ देख रही थी, एमर की बात पर चौंक कर एमर की तरफ देखा। इनवाल का दिल एकदम मुट्ठी में आ गया था। बोलो क्या कर लो, क्या कर लो? मुबारकबाद वसूल? एमर की बात अभी मुंह में ही थी कि इनवाल जिस पर घबराहट का दौरा पड़ने वाला था, ऊंची आवाज़ में बोली। अम्मी देखें एमर भाई क्या कह रहे हैं, रोके इन्हें। इनवाल की ऊंची आवाज़ पर सबने चौंक कर जहाँ इनवाल को देखा था, वहाँ एमर की हैरत से आंखें फैल गई थी। उसे खबर नहीं थी कि उसे मुबारकबाद इतनी महंगी पड़ने वाली है। अरे लड़की, कुछ तो खुदा का खौफ करो, अभी निकाह हुए घंटा भी नहीं हुआ तो तुम अपने शोहर को भाई कह रही हो। और एमर उठो यहाँ से, मेहंदी का काम देखो। फरख बेगम ने एमर के कंधे पर चपत लगाते हुए कहा। तो इनवाल ने अपने दांतों तले जुबान दे दी। तुम्हें तो मैं बाद में पूछता हूँ, एमर बोला धीमी आवाज़ में था, लेकिन इनवाल तक आवाज़ पहुँच गई थी। इनवाल ने अपने माथे पर आए पसीने के कतरों को साफ किया। और तुम भी उठो, और मिराल कमरे में गई है, उसे तैयार करके लेकर आओ, मेहंदी का फंक्शन होने वाला है। साबिरा बेगम ने इनवाल को कहा। तो इनवाल को पहले ही जाने को पर तोल रही थी। अपनी माँ की बात सुनकर किसी जादू की तरह गायब हो गई। मेहंदी का फंक्शन खत्म हो गया था और एमर के साथ साथ अरमगान शाह ने मिराल की मेहंदी के फंक्शन में ऐसे बढ़ चढ़ कर काम कर रहा था जैसे उसे कोई परवाह ही ना हो। और अरमगान शाह की इसी इग्नोरेंस पर मिराल अंदर ही अंदर टूट रही थी। सारे अपने अपने कमरों में थे। अरमगान शाह एमर के साथ ड्राइंग रूम में बातों में मसरूफ था। एमर के मोबाइल पर कॉल आई और वो कॉल अटेंड करने बाहर चला गया।
अरमगान शाह ने गहरा सांस लेते हुए सोफे के साथ टेक लगाई। उसकी आंखों के सामने मिराल का चेहरा बार बार आ रहा था, जो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। मिराल के चेहरे के साथ साथ उसकी बातें अरमगान शाह के दिमाग में गूंज रही थीं। इन्हीं सोचों में गुम अरमगान शाह की कब आंख लगी उसे खबर भी नहीं हुई। मिराल शीशे के सामने खड़े सुर्ख चोड़ा पहने अपने जेवरात को एक एक कर उतार रही थी जब अरमगान शाह कमरे में दाखिल हुआ। ये क्या कर रही हो मिराल तुम? अरमगान शाह ने मिराल का हाथ पकड़ते हुए कहा, नजर नहीं आ रहा तुम्हें कि मैं क्या कर रही हूँ? हाँ, अगर तुम समझते हो कि मुझसे ज़बरदस्ती शादी करके आप ये समझते हैं कि आप अपनी माँ की गलतियों पर पर्दा डाल देंगे और जो उन्होंने किया उसका मदावा कर देंगे, तो ये आपकी भूल है मिस्टर अरमगान शाह। ये कभी हो नहीं सकता। आपने मुझसे शादी तो कर ली है लेकिन मुझे कभी अपना नहीं सकेंगे। मैं भी मिराल अली हूँ, समझे आप? मिराल ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए मुकाबिल खड़े अरमगान शाह को हैरान कर दिया था, जो उसे एक शौक और चंचल सी लड़की समझता था। उसके अंदर यूं अचानक इतना गुस्सा और नफरत कहाँ से आ गई थी? मैंने कब कहा कि मैं अपनी माँ की गलतियों पर पर्दा डाल रहा हूँ या मदावा कर रहा हूँ? मुझे तो बस ये पता है कि तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। और रही बात तुम्हें अपनाने की, तो मिराल अली ये बात तुम भी अपने दिमाग में बिठा लो। तुम्हारे सामने अरमगान शाह खड़ा है जो नफरत को मोहब्बत में बदलने का हुनर ऊपर से लेकर इस दुनिया में आया है। तुम मेरी मोहब्बत से कभी बच नहीं सकती, क्योंकि तुम अभी से मेरी मोहब्बत की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुकी हो। वो तुम्हारी आंखों में साफ देख रहा है। बाकी मोहब्बत की मंजिल तक तुम्हें लेकर जाना अरमगान शाह का काम है, समझ के मिराल अली तुम? अरमगान शाह ने बात खत्म करते हुए मिराल अली को देखा, जिसके चेहरे पर अब घबराहट के सिवा कुछ नहीं था। और हाँ, एक बात और, तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती, कभी नहीं। और तुम्हें तो कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं। अरमगान शाह ने मिराल के बाजू पर अपनी गिरफ्त मजबूत की थी। अरमगान, होश में आओ। मिराल जो किचन से पानी लेने आई थी, अरमगान शाह को नींद में बोलते हुए देखकर वो उसके पास आई थी। मुझे पहले पता था ये जरूर नींद में सीन चल रहा होगा। और जैसे ही उसके बाजू पर हाथ रखकर उसे उठाना चाहा, अरमगान शाह ने मिराल का हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया। अरमगान, उठो। मिराल की अब आवाज़ परेशानी में थी और साथ ही अरमगान शाह ने आंखें खोलते हुए मिराल की तरफ देखा और एक झटके से मिराल को अपनी तरफ खींचा। मिराल अपने तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाई और अरमगान शाह के सीने पर गिरते हुए बची। मिराल का एक हाथ अरमगान के कंधे पर था और दूसरा अरमगान शाह के हाथ में। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा मिराल, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम खुद भी। लेकिन जो तुमने किया ना, उसका तो तुम्हें जवाब देना होगा। अरमगान शाह की सुर्ख होती आंखें मिराल को डरा रही थी। मिराल की जहाँ दिल की धड़कन बढ़ गई थी, वहाँ उसका सांस रुक गया। अरमगान, वो मैं। इससे पहले मिराल अपनी सफाई में कुछ कहते अरमगान शाह ने एक झटके से मिराल को सोफे पर गिराया, खुद बाहर की तरफ चले गया। मिराल अपने बाजू को पकड़े आंखों में आंसू लिए बैठी थी। अरमगान, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें तकलीफ दी। मैं खुद किसी की नहीं होना चाहती सिवाय तुम्हारे। शादी की तैयारियां पूरी जोर शोर से हो रही थी। जहां घर के सब फर्द इस खुशी में खुश थे, वहीं अरमगान शाह की भी खुशी इसके चेहरे पर झलक रही थी। दूसरी तरफ मिराल को अरमगान शाह का रवैया समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहता था। एक तरफ उसे किसी का होने नहीं देने का वादा कर चुका, तो दूसरी तरफ उसकी शादी की तैयारी में मसरूफ था। ज़हीर अली ने मौके की मुनासबत से तलहत अली को फरीदा की तरफ से दिल साफ करने का कहा, लेकिन 2 दिन के सोच विचार के बाद भी तलहत अली की अना ने उसको अपने फैसले पर कायम रहने का ही कहा था। तलहत अली की बात सुनकर ज़हीर अली खामोश हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर इत्मीनान था और ये इत्मीनान उन्हें अरमगान शाह ने दिलवाया था। जहाँ ज़हीर अली के घर आज मिराल की बारात की तैयारियाँ हो रही थी, वहीं वसीम शाह के घर मिराल की आमद की तैयारियाँ हो रही थीं। फरीदा बेगम ने अरमगान शाह के कमरे को फूलों और गोल्डन लाइट से सजा दिया था, जो एक ड्रीम रूम लग रहा था। एक घराने में खुशियां थी तो दूसरे घराने में बेचैनी थी अपनों से मिलने की। वहीं सैलून में बैठी मिराल खुद को किसी सेहरा में तपती रेत पर चलते हुए महसूस कर रही थी। खुद अपने हाथों से अपनी मोहब्बत का गला घोंट दिया था। उसका पछतावा उसे एक पल भी सुकून लेने नहीं दे रहा था। चेहरे पर बेकरारी और परेशानी वाज़िया थी, जो वहाँ मौजूद हर किसी ने महसूस की थी। इनवाल जाओ जाके अहमद से कहो कि मिराल को सैलून से लेकर आए। सामरा बेगम जो हॉल में आने वाले मेहमानों को देखकर अब इनवाल की तरफ आई थी, जो अपनी कॉलेज की फ्रेंड्स के साथ कपड़े लगाने में मसरूफ थी। अहमद का नाम सुनते ही उसके वजूद में सर्द लहर दौड़ गई। लेकिन अम्मी वो तो नजर नहीं आ रहे, कहाँ ढूंढूंगी? इनवाल ने बेतुकी वजह बताई तो सामरा बेगम जो पहले ही मिराल के फैसले पर चेहरे पर परेशानी लिए सब देख रही थी, उसने एक नज़र इनवाल पर जैसे डाली। इनवाल 2 सेकंड्स में कुर्सी से उठ गई थी। इनवाल के उठने पर सामरा बेगम अब वहाँ से चली गई थी। एक तो अम्मी भी ना, अब कहाँ ढूंढूं? इतना बड़ा हॉल है, किस जगह ढूंढूं समझ नहीं आ रही। इनवाल जो अपनी लोंग जामनी कलर की फ्रॉक को दोनों हाथों से पकड़े हुए हॉल की तरफ देख रही थी, जब अचानक ही किसी ने इनवाल को बाजू से पकड़ते हुए दीवार के साथ लगाते हुए उसके मुंह पर हाथ रखा। इससे पहले इनवाल के मुंह से चीख निकलती अपने सामने खड़े वजूद को देखकर उसकी आंखें फैल गई थी। इतनी बेरुखी, वो भी अपने शौहर के साथ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी बीवी की तरह तुम्हें तैयार होकर सबसे पहले मेरे सामने आना चाहिए था, लेकिन तुम नहीं आई और तुम्हारी तरफ मेरी मुबारकबाद के साथ तुम्हारी सजा भी उधार है। एमर ने बात करते हुए इनवाल के मुंह से अपना हाथ पीछे किया था, जो मुसलसल कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। एमर के हाथ पीछे करते इनवाल ने गहरा सांस लिया। वो मैं, अम्मी, मिराल। इनवाल ने अपनी अड़खड़ती सांसों के साथ बमुश्किल बोलने की कोशिश की। क्या अम्मी, क्या मिराल? एमर ने इनवाल की सरी का तवाफ करते हुए अपनी नजर नंदाल की आंखों में गाड़ी। वो अम्मी कह रही थी कि मिराल आप को सैलून से लेकर आए। इनवाल ने एक ही सांस में कह दिया।
वो अहमद के इतने पास होने को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो जिसकी जिम्मेदारी है वो उससे लेने चला गया है, तो मुझे मेरी मुबारकबाद दो, नहीं तो मैं खुद वसूल कर लूँगा। अहमद ने दीवार की तरफ इतराफ अपने बाजू रखते हुए इनवाल के फरार का रास्ता बंद कर दिया। मैं वो कैसे इनवाल का शर्म से ज़रा सुर्ख पड़ रहा था, जिसे अहमद पूरी दिलचस्पी से देख रहा था। चलो फिर मैं खुद ही वसूल कर लेता हूँ। अहमद इनवाल की घबराहट देखते हुए अपना चेहरा मजीद इनवाल के चेहरे के पास लेकर आया, तो इनवाल को अपने वजूद में सनसनाहट महसूस हुई। वो चच्ची खाला आप, इनवाल ने जैसे कहा। अहमद ने चौंक कर पीछे देखा था कि इनवाल अपने दोनों हाथों से अहमद को पीछे धकेल कर निकल गई और अहमद अब गहरी सांस लेकर रह गया। मिराल तैयार होकर बैठी थी और घर से किसी के आने का इंतजार कर रही थी। माजी की यादों में खोए वो अरमगान शाह के साथ गुजरे एक एक पल को याद कर रही थी। उन्हीं हसीन यादों को वो अपने हाथों से आज दफनाने जा रही थी। ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा दे। तू जानता है कि मैं अरमगान से हमेशा पाक मोहब्बत करती आई हूँ और उसे ही दुआओं में मांगा है, और आज मेरी छोटी सी लापरवाही गलती से मैंने उसे हमेशा के लिए खो दूंगी, और जो मेरी ज़िंदगी में शामिल होने जा रहा है उसे मैं कभी मोहब्बत नहीं दे सकूंगी जिसका वो हकदार होगा। ए अल्लाह, मुझे दो लोगों के मुजरिम होने से बचा ले। मिराल के दिल से दुआ निकल रही थी और साथ ही उसकी आंखों के कोनों में नमी आ गई थी जब सेलोन वाली ने उसे आकर बताया कि उसे लेने आ गए हैं। शाम के से गहरे हो रहे थे और मिराल की अंदर की उदासी अपने कदम मजबूत कर रही थी, अपने दोनों नाजुक हाथों से अपने भारी लहंगे को उठाते हुए। जब मिराल ने सेलोन से बाहर कदम रखा तो बाहर खड़े गाड़ी के साथ टेक लगाए, ब्लैक पैंट और ब्लैक ही शर्ट पहने, आसीनों को कोनियों तक फोल्ड करके सीने पर हाथ बांधे वो सामने आती दुश्मन जान को देख रहा था। दुल्हन बनते ही मिराल के हुस्न में मजीद निखार आ गया था, लेकिन चेहरे पर उदासी वही थी जिसे चाहे को महसूस करता है ना करता, लेकिन अरमगान शाह महसूस कर गया था। तुम मिस मिराल अली, तुम भी उदास हो। अरमगान शाह ने सोचते हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाई जिसे वो फौरन छुपा गया था। मिराल ने गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाते हुए जैसे अपने सामने अरमगान शाह को देखा जो उसी को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। मिराल के वजूद में कपकपी आ गई। अपने भारी लहंगों को बमुश्किल उठाए वो हील वाली जूती के साथ छोटी छोटी कदम लेती हुई गाड़ी की तरफ आ रही थी जब अरमगान शाह ने आगे बढ़कर मिराल के सामने अपना हाथ रखा। तुम्हें दुल्हन बने देखा का पहला हक सिर्फ मुझे है। अरमगान शाह की बात में इतनी शिद्दत थी कि मिराल ने अपना हलक तर करते हुए बगैर को मजामत के अपना सर्द हाथ अरमगान शाह के हाथ में दिया, जिसे पकड़ते ही अरमगान शाह के हाथ की गिरफ्त इतनी मजबूत हो गई थी कि मिराल के मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकली जिसे वो अंदर छुपा गई। अरमगान शाह ने आगे बढ़कर गाड़ी का फ्रंट डोर खोला तो मिराल फटी फटी आंखों से अरमगान शाह को देखने लगी। तुमने मुझे नहीं चुना तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ देखकर हर ख्वाब को तो पूरा कर सकता हूँ ना, और ये भी ख्वाब था। अरमगान शाह की आंखें सुर्ख हो रही थी और चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी, जिसे देखते ही मिराल ने फौरन अपनी आंखें झुका ली और बगैर कुछ कहे गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठ गई। अरमगान शाह ने गहरी सांस ली और जाकर खुद भी गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। सारे रास्ते मिराल और अरमगान शाह में कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन मिराल अपने चेहरे पर अरमगान शाह की शिद्दत भरी नज़रों को महसूस करती रही थी। वो सफ़र मिराल ने कैसे मुकम्मल किया था ये मिराल जानती थी। हॉल के सामने गाड़ी खड़ी हुई करते हुए एक हाथ स्टीयरिंग पर रखे अरमगान शाह ने मिराल की तरफ देखा जो गाड़ी का लॉक खोलने का नाकाम कोशिश कर रही थी जिसे अरमगान शाह ने लॉक किया हुआ था। इतनी क्या जल्दी है अपने होने वाले हमसफ़र से मिलने की, मुझसे अपनी शादी की मुबारकबाद तो लेती जाओ। अरमगान शाह की गंभीर आवाज़ जैसे मिराल के कानों में पड़ी, उससे अपनी रूह फना होती महसूस हुई। वो आज खुद को अरमगान शाह की नज़रों में एक बेवफा महसूस कर रही थी। मिराल के कांपते हाथ वहीं लॉक पर रुक गए थे। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अरमगान शाह की आंखों में देख सके। मैंने सुना था कि बेवफा लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन आज अपनी आंखों से देख भी लिया है। मुबारक हो तुम्हें अपनी शादी और अपने लिए चुने हुए हमसफर के साथ जिंदगी। अरमगान शाह की बातें थी या आग बरसाती बारिश। मिराज जो खब से खुद में सिमट कर जब्त करके बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू रवानी के साथ बहने लग गए। वो चेहरा मुड़े ही इन आंसुओं को अरमगान शाह से छुपा रही थी। वहीं अरमगान शाह गाड़ी के साइड मिरर से उसके बहते हुए आंसुओं को देख रहा था। इससे पहले अरमगान कमजोर पड़ता आगे बढ़कर मिराल के आंसुओं को अपने लबों से चुन लेता। इनवाल और फरूक बेगम गाड़ी की तरफ आती दिखाई दी। अरमगान शाह ने गाड़ी का लॉक खोल दिया। फरूक बेगम ने आगे बढ़कर मिराल पर चादर उड़ाई और इनवाल को कहा कि वो अंदर लेकर जाए। अरमगान तुम अंदर नहीं आओगे? फरूक बेगम ने कहा। नहीं छोटी पुप्पो, मैं बस गवाह बनने आऊँगा। अरमगान शाह ने अपना सर थोड़ा झुकाकर ऊंची आवाज़ में कहा। तो मिराल जो अंदर जा रही थी उसके जाते हुए कदम एक लम्हे को रुके थे। तुम नहीं सुधरोगे अरमगान, ना तंग करो उसे, वो पहले ही अपने फैसले सोच सोच कर आदी हो गई है। फरूक बेगम ने अरमगान शाह की तरफ देखते हुए कहा जो अब गाड़ी से बाहर आ गया था। छोटी पुप्पो, इतना तो हक बनता है ना मेरा, उसे भी तो पता चले कि उसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर गलती की है। अगर मैं उसे आसानी से मैसर आ गया ना तो फिर हर पल ऐसे ही मुझे ठुकरा कर चली जाएगी। उसे भी तो मोहब्बत की तरफ समझ में आए। अरमगान शाह की बात सुनकर फरूक बेगम ने अपना माथे पर हाथ रख लिया था। वो अरमगान की बनाई हुई प्लानिंग को समझ नहीं पा रही थी। हॉल में गहमा गहमी मची हुई थी। ज़हीर अली हाउस में इतने अरसे
अरसे के बाद ही खुशी का दिन आया था। तिलत अली सब इंतजामात को देखने के साथ साथ अपनी कलाई पर बांधी घड़ी में टाइम देख रहे थे। भाई क्या हुआ है, को परेशानी है क्या? तैमूर अली ने तिलत अली को ऐसे परेशान देखा तो पूछा। पता नहीं, अहमद रहमान का नंबर बन जा रहा है और 1 घंटा होने वाला है। बारात का कुछ पता नहीं है। पूरा खानदान आ गया है, दोस्त अहबाब आगे हैं, लेकिन बारात नहीं आई। तिलत अली ने अपने खदशात तैमूर अली को बताते हुए पास ही रखी कुर्सी पर बैठ गई। भाई साहब परेशान मत हो, शादी में देर सवेर हो ही जाती है। तैमूर अली ने तिलत अली को हौसला तो दे दिया था, लेकिन अब वो खुद भी परेशान हो गए थे। लो जी सुसर जी का अब टाइम शुरू हो चुका है। उनका ये परेशान चेहरा मुझे कितना सुकून दे रहा है। वो शख्स जो पिछले 24 सालों से दूसरों को परेशान कर रहे थे, आज खुद कितने परेशान दिख रहे थे। अरमगान शाह हाथ में चाय का कप पकड़े हॉल की दीवार के साथ टेक लगाए अमर को कह रहा था और अमर मैसेज पर मैसेज करके इनवाल को तंग करने में मसरूफ था, जब अरमगान की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। हाँ यार, ताया जान तो वाकई परेशान है, अमर ने मोबाइल पॉकेट में डालते हुए कहा। बस 1 घंटा और उसके बाद मेरे बड़े मामू की सारी अदा सारा गुरूर हवा में उड़ जाएगा। अरमगान शाह ने बात करते हुए चाय का घूंट लिया। लेकिन वो अहमद रहमान, उसका बंदोबस्त ठीक से किया है ना? अमर को भी अहमद रहमान की कहानी जानने में दिलचस्पी हो रही थी। इसकी फिक्र मत करो, उसका शुरू से ख्वाब था कि वो आला स्टडीज़ के लिए बरतानिया चला जाए। तो उसके वालिदैन की मर्जी थी कि शादी करवा लो, वो उसे बरतानिया नहीं भेज सकते और मैंने उस बेचारे को ख्वाब पूरे कर दिए और साथ ही उसकी फैमिली को भी साथ भेज दिया। वो तो कल रात की फ्लाइट से जा चुके और उसकी फैमिली 1 हफ्ते तक चली जाएगी, कुछ महीनों के लिए। अब सब रास्ते साफ हैं। अरमगान शाह की बात सुनकर अमर ने बेख्तियार ताली बजाई तो इर्द गिर्द के बैठे मेहमान इन दोनों को देखने लग गए थे। वाह वाह अरमान वाह, इतना सब कुछ इतनी जल्दी कर लिया, तुमने हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अहमद की बात पर अरमगान ने आंखें सुकेड़े हुए अहमद की तरफ देखा। ये सब इतनी जल्दी नहीं हुआ मिस्टर अहमद, जब से मेराल को वो लोग देख कर गए थे ना, तब से ही मैं इन कोशिशों में था और अब आकर सब मुकम्मल हुआ है। तुम नहीं जानते कि बरतानिया जाना कोई आसान काम नहीं है। चलो छोड़ो इन बातों को, आओ नाना जी के पास चलते हैं। अरमगान शाह अमर के साथ जहीर अली की तरफ चला गया। जैसे जैसे ख्वाब गुजर रहा था, मेहमानों के साथ साथ घर वाले की बेचैनी बढ़ गई थी। घर के 4 अफराद निकाल कर बाकी सबके चेहरों पर मुस्कुराहट गायब हो गई थी, क्योंकि इन 4 अफराद को अरमगान शाह के हान प्लान का पता था और वो उसी का साथ दे रहे थे। वहाँ दुल्हन बनी मेराल इस बात से बेखबर थी कि उसकी बारात आने से पहले ही उसका दूल्हा बरतानिया पहुँच चुका है। बाबा जान अहमद रहमान की फैमिली का नंबर बन जा रहा है और उसका भी 2 घंटे हो गए हैं और बारात का कुछ पता नहीं। अब तो मेहमान भी हमारी शक्लें देख रहे हैं। तिलत अली जो पहले सब्र करते रहे थे, लेकिन अब मामला हाथ से निकलते देखकर आखिर जहीर अली के पास आ गए और बेचैनी से कहा, तिलत बेटा ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, तुम्हारे ही जानने वाले थे। मैं अब क्या कर सकता हूँ? तुम भी और बाकी सभी यही जानते हो कि तुम्हारे फैसले के आगे तो तुम भी मुझे बोलने नहीं देते, तो अब इस बूढ़े शख्स के पास क्या लेने आए हो? अब भी तुम्हारा जो दिल करता है वो करो। जहीर अली की बातें सच और कड़वी थी। तिलत अली को एहसास हो रहा था कि हर दफ़ा उसका फैसला ठीक नहीं हो सकता था। बाबा जान ये वक्त इन बातों का नहीं है, घर की इज्जत का मामला है। मेरा तो बस नहीं चल रहा कि जाकर अहमद रहमान की फैमिली को शूट कर दूं। तैमूर अली की अब भी बर्दाश्त से माहिर हो रहा था। साइड पर खड़ी फ़रक बेगम और साबरा बेगम खामोशी से सब देख रही थी। जब वह गुजर रहा था, बारात का कुछ आता पता नहीं था। तब साबरा बेगम को फिक्र लाहक हुई, लेकिन फ़रक बेगम उसे तसल्ली दी कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, हमें बस कुछ देर और सब्र करना है। जहाँ इतने सालों से किया है वहाँ कुछ देर और। फ़रक बेगम की बात सुनकर साबरा को कुछ हौसला मिला। बाबा जान आप बड़े हैं, इस खानदान के बड़े हैं। मैं ही अपने गुस्से और अना में अपने फैसलों को ठीक समझता रहा और भूल ही गया था कि माँ के बाद आप अभी हमारे सरों पर सलामत हैं। बाबा जान मुझे माफ़ कर दें, अपनी बेटी की और इस घर की इज्जत को ख़राब होने से बचा लें। तिलत अली जो कुर्सी पर बैठे गवर शौक की कैफियत में था, आज बेटी की बारात न आने पर उसकी आंखों पर लिपटी अना और जिद की पट्टी खुल चुकी थी। मैं कुछ नहीं कर सकता तिलत, क्योंकि मैं जो भी कहूँगा तुम्हें वो मंजूर नहीं होगा। जहीर अली ने गहरा सांस लेते हुए कहा, बाबा जान मुझे आपका हर फैसला कबूल होगा, बस आज आप मेरी इज्जत की लाज रख लें। तिलत अली की आंखों में अब नमी थी, जिसे देखते हुए जहीर अली कुर्सी पर से उठ गए थे। चलो मेरे साथ। जहीर अली के यूं कहने पर तिलत अली और तैमूर अली दोनों जहीर अली के साथ चल पड़े थे। अब सब मेहमान आपस में इस तरह की बातें करना शुरू हो गए थे। सबकी बातों को सुनते हुए जहीर अली अपनी दोनों बेटियों के साथ अर्गमान शाह के सामने खड़े थे, जो सबसे लाताल्लुकों को मोबाइल यूज़ कर रहा था। अर्गमान जहीर अली की आवाज़ पर अर्गमान शाह ने फ़ौरन सर उठाया, तीनों की तरफ देखा और फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। अर्गमान क्या तुम मेराल से अभी इसी वक्त निकाह करोगे? जहीर अली का लहजा रोबदार था, लेकिन आंखों में प्यार और नरमी। जहीर अली की बात सुनकर तीनों में से जो चौंका था वो तिलत अली था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि वो अब बात जहीर अली के हाथ में थी। लेकिन नाना जान, वो बारात, वो अहमद रहमान, अर्गमान शाह ने भी आज एक्टिंग करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे।
जिसे देखते हुए ज़हीर अली ने अपने नवासे को दिल में बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया। वो तुम सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम मिराज से निकाह कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि अब हमारे घर की इज्जत और उसका वकार इन सब मेहमानों के सामने अब तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि अहमद रहमान बारात लेकर नहीं आ रहा। ज़हीर अली ने गहरा सांस छोड़ते हुए सर झुकाकर कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैं पता करवाता हूँ, आप सब परेशान मत हो। अरमान शाह की इस बात पर अब ज़हीर अली ने दिल में अपने नवासे को अच्छे खासे इल्तफात से नवाज दिया था, जो बात को तवील कर रहा था। अरगमान अपने नाना जान के चेहरे के तासुरात को इग्नोर करते हुए बाहर की जाने बढ़ने लगा था कि आखिर उसने अपनी आगे की कार्रवाई को भी तो मुकम्मल करना था, जिससे ज़हीर अली भी इंसान थे। इतने में अहमद भी अब चारों के पास आकर खड़ा हो गया। अरगमान रुक जाओ, वो नहीं आने वाला। तिले तले की आवाज़ पर अरगमान शाह के बाहर को जाते कदम वहीं रुक गए, लेकिन बड़े मामू इससे पहले अरगमान शाह कुछ कहता तिले तली ने आगे बढ़कर अरगमान शाह का हाथ पकड़ा। अरगमान, बाबा जान ने ठीक कहा है, मेरी इज्जत मेरा वकार आज सब खत्म हो जाएगा अगर मेरी बेटी की बारात नहीं आई। मैं तो जीते जी मर ही जाऊंगा, लेकिन मेरी बेटी कभी ज़माने के सामने सर नहीं उठा सकेगी, ज़माने के तानों को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वो ज़िंदगी जिंदा तो रहेगी, लेकिन खुशी उसकी ज़िंदगी से चली जाएगी। तिले तले की बातें सुनकर अरगमान शाह एक पल को ठिठक गया था। वो अपने सामने इस तिले तली को हाथ फैलाए खड़ा देख रहा था, जो कभी किसी के आगे झुका नहीं था, जिसके फैसलों ने हमेशा दूसरों को दुख दे रखे थे, और आज वो टूट कर बिखर गया था। लेकिन मामू, बारात तो मैं अकेले लेकर नहीं आ सकता ना, बारात तो माँ बाप के साथ ही लेकर आई जाती है। आपकी बात मेरी सर आंखों पर, मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने माँ और डैड के बगैर ये फैसला नहीं ले सकता। इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। अरगमान शाह ने फ़ौरन वो बात रख दी थी जो उसने सोचा था। अरगमान शाह की बात पर तैमूर अली और ज़हीर अली एक दूसरे को देख रहे थे। मैं चलूंगा तुम्हारे साथ अपनी बहन के घर। तिले तली की बात ज़हीर अली के साथ साथ तैमूर अली के समातों से टकराई और दोनों अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। अरगमान शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे वो बड़ी महारत से छुपा गया। तैमूर जाओ, फ़रक और साबरा को बुला कर लाओ। तिले तली के कहने की देर थी कि तैमूर अली की नोक तो खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वो साबरा बेगम और फ़रक बेगम को लेने चला गया। मिराल के पास नवाल को छोड़कर और अमर को मेहमानों को हैंडल करने का कहकर सब वसीम शाह के घर की तरफ रवाना हो गए। वसीम शाह के घर में कदम रखते ही तिले तली का सर झुका हुआ था और बाकी सबके चेहरे पर मुस्कुराहट। फरीदा बेगम जो बेचैनी से अपने भाइयों को अपने बाबा जान का इंतजार कर रही थी, वहीं वसीम शाह को अपने बेटे पर यकीन होने के साथ वो इत्मीनान से बैठा किताब पढ़ रहा था। फरीदा, ज़हीर अली की आवाज़ सुनते ही जहां फरीदा बेगम ने चौंक कर अपने सामने खड़े अपने बाबा जान को देखा था, वहीं साबरा बेगम और फ़रक बेगम आगे बढ़कर अपने भाई की शफकत भरी आगोश में चली गई थीं। बाबा जान फरीदा बेगम ने आंखों में आंसू लाते हुए आगे बढ़कर ज़हीर अली के गले लग गई थीं। कुछ देर अपने दिल का गुब्बारा आंसू से निकालकर फरीदा बेगम ने ज़हीर अली के पीछे खड़े तिलत अली और तैमूर अली को देखा। तिलत अली के चेहरे पर तो अपनी बहन को देखकर मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन तिलत अली की आंखों में शर्मिंदगी का पछतावा था। इससे पहले तिलत अली अपनी छोटी बहन के आगे हाथ जोड़ता, फरीदा बेगम ने आगे बढ़ते हुए तिलत अली के हाथों को थाम कर गले लग गई थी। नहीं भाई, ऐसा मत करें। बड़े भाइयों के हाथ बहनों के आगे छोड़ने के लिए नहीं, सर पर प्यार और शफकत से रखने के लिए होते हैं। आप मेरे घर आ गए हैं, मुझसे मिले हैं, बाबा जान से मिला दिया, तैमूर अली से मिल लिया, मेरे लिए यही काफ़ी है। मुझे बस आप लोगों का प्यार चाहिए, माफ़ी नहीं। फरीदा बेगम की बात करते हुए आवाज़ भराई थी और वहाँ खड़े हर वजूद की आंखों में नमी थी। फरीदा बेगम की बात सुनकर तिलत अली बड़ा होते हुए भी खुद को सबके सामने छोटा महसूस कर रहा था। उसके एक गलत फैसले ने कितनों के दिल को उदास कर रखा था। फरीदा बेगम को अपनी बाहों के हिसार में लेते हुए तिलत अली ने प्यार से और शफकत से उसके सर पर हाथ रख दिया और सामने खड़े वसीम शाह को देखा, जो अपनी दोनों बहनों से लिपटे खड़े थे। वसीम शाह ने भी तिलत अली की तरह एक मुस्कुराहट देकर उसे सबके लिए माफ़ कर दिया। भाई मैं तो ले आऊँ अपने बेटी की बारात। फरीदा बेगम ने तिलत अली से अलग होते हुए कहा तो उसके चेहरे पर हैरान की नमूदार हुई। मैंने माँ को मैसेज करके सब कुछ बता दिया था रास्ते में। अरगमान शाह जो साइड पर खड़े सब का मीलो ड्रामा देख रहा था, फरीदा बेगम की बात पर अपना ड्रामा खतरे में पड़ते हुए देखकर फ़ौरन बोल पड़ा, जिस पर तिलत अली के चेहरे के तासुरात नॉर्मल हो गए। हाँ ले आओ, हम सब इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, घर की बात है। तिलत अली ने कहा, अरे भाई मैंने तो सब तैयारी कर रखी है। फरीदा बेगम फिर से अपने जज्बात में बोल गई, जिस पर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई। तिलत अली, चलो हमें हॉल पहुँचना है, मेहमानों को ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करवाना। इस बार ज़हीर अली ने सूरत हाल संभाली थी और सबके अटके हुए सांस वापस आए। फरीदा बेगम को अपनी कहीं बात का एहसास हो रहा था, लेकिन वो इसी में खुश थी कि उसके भाई और बाबा जान राजी हो गए हैं। मिराल अली, आपका निकाह अरगमान शाह वसीम शाह से तय पाया जाता है, क्या आपको कबूल है? निकाह ख़वान ने जैसे मिराल से पूछा तो उसके दिल में एकदम तितलियों ने बसेरा कर लिया। इसी वक्त उसने अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसकी दुआ सुन ली थी और अब सिर्फ अरगमान शाह को मनाना बाकी था। चेहरे पर मीठी मीठी मुस्कुराहट लेते हुए मिराल अली ने कबूल है बोला था, जिस पर सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बाकी रस्मों को पूरा करके सब मेहमान भी जाने लगे थे और मिराल भी अपने माँ बाप की दुआओं से एक घर से दूसरे घर रुखसत हो गई। अरगमान शाह ने अपना थोड़ा सर झुकाकर तिलत अली से इजाज़त ली और साथ ही ज़हीर अली की तरफ शुक्रिया भरी नज़रों से देखा, जिस पर ज़हीर अली ने मुस्कुराते हुए अपने नवासे की आंखों में भलाएं उतारी थी, जो आज दूल्हे के लिबास में नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहा था।
फरीदा बेगम मिराल को अरगमान शाह के कमरे में बेड पर बिठाकर चली गई थीं। कमरे की सजावट से लग नहीं रहा था कि उसे 1 घंटे में तैयार किया होगा। दिल में उठते जज्बात और वसवसों को लिए मिराल घड़ी की टुक टुक सुन रही थी। जब कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, आवाज़ को सुनते मिराल मजीद खुद में सिमट गई। अरगमान शाह चलते हुए मिराल के पास आकर बेड पर बैठ गया। साथ ही उसने अपनी पॉकेट से एक मखमल की डिबिया निकाली और एक गहरे सांस के साथ वो डिबिया मिराल के गोद में रख दी। जहाँ उसकी मेहंदी वाले हाथ बेचैनी की कैफियत से लड़ते हुए एक दूसरे से हिलपैवस थे। ये तुम्हारी मुंह दिखाए और कपड़े चेंज करके सो जाओ। मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद मत लगाना कि सबके दरमियान सुलह हो गई है तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा, क्योंकि तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी ना दुश्मनी बढ़ाने में। अरगमान शाह की बात सुनकर मिराल जो अपनी खनीपन को चुकाए बैठी थी, उसे लगा था कि उसके अंदर कुछ छन से टूट चुका है और आंसू को 2 मोती निकल कर उसकी मेहंदी वाले हाथों पर गिर गए थे। आंसू गिरने से पहले अरगमान शाह बेड से उठ चुका। नहीं अरगमान, आप ऐसे मुझसे नाराज़ नहीं रह सकते। मैं आज आपकी नाराज़गी दूर कर ही रहूंगी। मैं हार नहीं मान सकती। वो भी मिराल ले रही थी। 1 सेकंड में सोचते इन आंसुओं को साफ किए और बेड से उतरते हुए अरगमान शाह की तरफ बढ़ी, जो अलमारी के पास खड़ा अपनी घड़ी में टाइम देख रहा था। और उसकी उम्मीद पर पूरा उतरते हुए मिराल 1 मिनट में अरगमान शाह के पीछे खड़ी थी। अरगमान शाह ने अपने होंठों पर फैली मुस्कुराहट को दबाते हुए चेहरे पर संजीदगी लाते हुए मुड़कर जैसे ही मिराल की तरफ देखा, अगले ही पल उसकी जान मुट्ठी में आ गई थी। मिराल का चेहरा आंसुओं से तर था। तुम रो क्यों रही हो? अरगमान ने मिराल को जैसे कंधों से पकड़ते हुए पूछा। मिराल के रोने में इजाफा हो गया था। अरगमान शाह परेशान होते हुए फौरन मिराल को अपने सीने से लगा गया। क्यों रो रही हो मिराल? मुझे बताओ तो सही। तुम्हें पता है ना कि मैं किसी के भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुम तो मेरी मोहब्बत हो, इश्क हो, तो फिर रो क्यों रही हो? अरगमान ने मिराल के बाजू को नरमी से सिलाते हुए कहा। तो मिराल जो रोने में मसरूफ थी, फौरन खुद को अरगमान से अलग किया था। वो अपने आधे मिशन में तो कामयाब हो गई थी। वो जानती थी कि अरगमान उसे रोता नहीं देख सकता। अगर मैं आपकी मोहब्बत हो, इश्क हूं, तो मुझे माफ़ क्यों नहीं कर रहे? मेरी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मुझे क्यों दे रहे हैं आप? मुझसे बात भी ठीक से नहीं कर रहे आप। मिराल की आपकी रट सुनकर अरगमान शाह ने बमुश्किल से अपनी हंसी दबाई, लेकिन वो नाकाम रहा। मिराल अरगमान शाह के मुस्कुराते चेहरे को देखा जो मुसलसल मुस्कुरा था। आप हंस क्यों रहे हैं? मिराल ने अपनी हथेली से आंसू साफ करते हुए कहा। तो अरगमान शाह ने मिराल को कमर से पकड़ते हुए अपने करीब किया था। तुम्हारे लिए तो ये सब किया है मिराल, और इस पूरे जहान में सिर्फ तुम ही तो हो जिससे मैंने इश्क किया है, और इस आशिक की अगर तुम जान भी ले लो ना तो मैं तुम्हें माफ़ी है, लेकिन अब दोबारा दूर जाने की बात की या मुझसे अलग हुई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। अरगमान शाह ने बात करते हुए अपने लब मिराल के माथे पर रखे। तो आपने मुझे माफ़ कर दिया क्या? मिराल ने फौरन अपने सिर पीछे करते हुए कहा। तो अरगमान शाह ने मिराल की सरकत पर आंखें मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन मिराल की आंखों की चमक देखते हुए उसने मुस्कुरा कर सर इस बात में हिलाया। सच में मिराल की खुशी की इंतहा नहीं थी कि उसे आज उसकी मोहब्बत मिल गई थी, वो भी महरम की शक्ल में। मिराल ने आगे बढ़कर अरगमान की शाह की कमर में अपने बाजू हाल करते हुए उसके सीने से जा लगी। मिराल की हरकत पर अरगमान शाह एकदम चौंक गया और साथ ही इसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ सच में। अरगमान शाह ने भी मिराल पर अपने बाजुओं की गिरफ्त मजबूत कर ली। लेकिन तुम्हारी सज़ा भी बाकी है, याद रखना, और वो बहुत खूबसूरत सज़ा होगी। अरगमान शाह की बात पर मिराल ने शर्म से आंखें मीचते हुए अरगमान शाह पर अपने नाजुक बाजुओं की गिरफ्त और मजबूत कर ली, जिस पर अरगमान शाह ने सुकून का गहरा सांस लिया था और मिराज से उठती खुशबू को अपने अंदर जज्ब किया। आज उसकी मोहब्बत, उसका इश्क मुकम्मल हो गया था। अरगमान शाह ने अपनी मोहब्बत और इश्क के वास्ते 2 खानदानों को भी आपस में मिला दिया। अब हर दिन ज़हीर अली और वसीम शाह के घराने का में खुशियों का दिन था। खुशियाँ फिर लौट आई थी, ख़त्म शुद। सो फाइनली नॉवल इख्तिताम को पहुँचता है। स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल के साथ। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।